आगे की बात करते हो। पहले तो वो 2 पेंडिंग क्वेश्चन करा देता हूं तुम्हारे, है ना, $1,000,000 क्वेश्चन। एक तो ये था कि 1.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी थी, है ना, सॉल्यूशन था ये, इसको डाइल्यूट किया गया, समझते रहना। ट्राई अभी भी वही करके आया होगा, और तूने किया होगा ट्राई, पता नहीं किया होगा, कैसे किया होगा। तो सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 थी, डाइल्यूट किया गया, और अब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ चुकी है, 1.2। ठीक है, एक और चीज गिवन थी यहां, इस सॉल्यूशन का 67% वेट बाय वेट गिवन था मुझे। ये सवाल समझ आता है, निकालना क्या है, दूसरे वाले का वेट बाय वेट परसेंट निकालना है। ठीक है, गुरान सवाल क्लियर? ठीक है, अब सुनो क्या करेंगे, मुझे कुछ नहीं गिवन, सिर्फ और सिर्फ ये गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि 67 ग्राम 67 ग्राम क्या है सोल्यूट, तो 100 ग्राम क्या बन जाएगा। ये सॉल्यूशन तो ग्राम में है, अगर एमएल में लिखो तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 100/1.6। क्या इतना एमएल सॉल्यूशन बन गया, बताओ इसमें कोई दिक्कत, क्या ये सेम रहने वाला है। यहां कर रहे हैं हम डाइल्यूशन, क्या कर रहे हैं अब, डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन करते टाइम ये तो सेम ही रहेगा, कोई बात समझ आई हो इसमें, बहुत ही आसान है। 100 ग्राम में मान लो मैंने x ग्राम वाटर ऐड किया, अब मैं x ग्राम वाटर ऐड कर लूं या फिर x ml वाटर ऐड कर लूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 100 + x ग्राम। मुझे बताओ क्या मेरे पास सॉल्यूशन का मास आ गया, और मेरे पास सोल्यूट का मास था ही, तो इन दोनों से मैं क्या वेट बाय वेट परसेंट निकाल सकता हूं, विच इज 67/100 + x × 100, और ये परसेंट। बताओ कोई परेशानी, सारे खेल किसका x निकालने का, आप समझो। तो बटा 1.6 ml सॉल्यूशन है, यहां पे भी तो x ग्राम या फिर x ml वाटर ऐड हुआ होगा, डाइल्यूशन तो तभी आती है। तो मुझे बताओ पहले कितना था, 100/1.6, और अब कितना हो गया, प्लस x, ये क्या ml सॉल्यूशन आ गया, और ये ग्राम सॉल्यूशन आ गया, और ये सोल्यूट था। ये है बिफोर, ये है आफ्टर, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, मुझे बताओ इसने जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 1.2, ये किसके रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, पानी के रेस्पेक्ट में, तो नीचे कौन होगा, पानी, है ना। और ये डेंसिटी होती है किसके बराबर है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसका मास, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है किसकी है, सॉल्यूशन की, ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे बताओ मास पर यूनिट वॉल्यूम भी किसका लूंगा, सॉल्यूशन का, बाद वाले का पहले वाले का, बाद वाले का, क्योंकि बाद वाले की दी है। तो मुझे बताओ यहां से अगर मुझे 1.2 ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी लिखनी हो, तो क्या लिखूंगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये रहा वॉल्यूम, ये रहा वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम, और ये क्या है, मास, क्योंकि मास भी सॉल्यूशन का आएगा, और तो ऊपर क्या लिखा जाएगा, 100 + x डिवाइडेड बाय 100 1.6 + x, यहां से क्या आ जाएगा, x, x यहां से आगे यहां पटक देंगे, आंसर आ जाएगा, बस आगे समझ। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, देखो 100 इंटू 100/1.6 इंटू, वैसे पॉइंट से पॉइंट काट थोड़ा तेज करते हैं ना, ये इधर आएगा, इमेजिन करो 12 ऊपर है 16 नीचे है, तो 300/4 मत लिख, 12/16, इतना पता है मुझे, पॉइंट से पॉइंट कट गया, प्लस 1.2 प्लस 100 + x, इतना लिखा जाएगा। इसको इधर लेके आओ, तो इधर बचेगा 0.2x, इधर ले जाओ इसको, तो क्या तुम्हें ऐसा मिलेगा, 100 तो कॉमन आ गया, 1 - 12/16 लिखा हुआ है, तो 16 - 12/16 लिखा हुआ है, तो 4/16 लिखा हुआ है, तो 100/4 लिखा हुआ है, आया समझ, तो मतलब 250 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। यहां से हटाओ तो उधर क्या आ जाएगा, 250 नहीं, वैसे इधर 25 आएगा, अब आएगा 1 250, क्योंकि 100 कॉमन लिया था, 4 से काटा था 25 ही आ गया था, 250 नहीं आया, तो 100/4 था। अच्छा 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 125, अब इसे 125 को कहाँ रख दो, यहाँ, तो ये कितना आ गया, 67 अपॉन कितना, 225 इंटू 100, काटा पीटी कर लो जो भी है, 5 से कितनी बार जाएगा, वैसे 25 से ही काटे थे, 25 चौका 100, और 25 निम्बा 225, सही है, ओके। अब 9 से इसको काट लेते हैं 67 को, तो 9 से जब 67 को काटेंगे तो 9 9 छिक 72 होता है ना, 9 नहीं, 9 छिक 72 कहा, 9 छिक 7.4 आएगा ना, ठीक है। अच्छा अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, तो 4 चौक 16, 7 चौक 28, 29, ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी।
तो इस तरीके से अपना ये 29.6 आंसर आ जाएगा। ये 29.6 क्या है इसका, वेट बाय वेट। कोई परेशानी? हाँ हाँ, ग्रेविटी क्या होता है, हर एमएल में कितने ग्राम घटा रहा है, हर एमएल में कितने ग्राम घटा रहा है। हम स्टैंडर्ड अगर 100 लेके चल रहे हैं तो 100 गुना घटा देगा, अगर सारी की सारी चीजें एक एक हो जाए। बट यहाँ पे एक एक नहीं है सारी की सारी चीजें, इसलिए निकालना पड़ा। ठीक है। और वैसे भी तुम कौन सा प्रैक्टिकल चीज पढ़ रहे हो? हाँ, तो लिया नहीं ना, एक्यूरेसी चाहिए। आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। अरे बिल्कुल ऐसे ही देख लेना, जैसे मान ले इमेज फोकस पे है, ठीक है, और अगर मैंने फोकस से इमेज जरा सा भी इधर करा तो इसको तो मैंने सरकाया 0.1, क्या पता ऑब्जेक्ट 1000 किलोमीटर चल गया हो, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है। भाई छोटे चेंजेस से बड़े चेंज आ सकते हैं, उसी के लिए डिफरेंशिएशन बनी है, ये पता करने के लिए छोटे चेंज के बदले छोटे चेंज कब आते हैं, तो हम डिफरेंशिएशन से करेंगे। छोटे चेंज के बदले अगर बड़ा चेंज आ रहा है तो उसको डिफरेंशिएशन से नहीं करेंगे, ठीक है। खैर ये तो फालतू की बात है। अगला सवाल था, हमने क्या क्या लिया था, हमने लिया था 5 मोलर BaCl2, ठीक है, और फिर हमने लिया था वेट बाय वॉल्यूम परसेंट 58.5 NaCl, और फिर हमने लिया था 2 मोलर Na2X, ठीक है, और X उसने बोला हुआ था 96 है, X बोला हुआ है उसने 96 है। क्या है ये 96? मोलर मास ऑफ, ठीक है। मनी मनी में मुझे बताया SO2 लिखा हुआ है ना, SO2 नहीं, सॉरी SO4, SO4, ठीक है, क्योंकि 16 चौका 64 और 32 96। अच्छा, तो ये एक तरीके से Na2SO4 लिखा हुआ है, बट हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बस इमेजिनेशन में रखेंगे ताकि डेंसिटी में यूज कर पाए, है ना। अच्छा, और क्या दिया था उसने? बस यही दिया था, और पूछा क्या था? हाँ, सेम सॉल्यूशन में थे, तो पूछा क्या था? ईच आयन की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयंस फॉर्म्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। बताओ कोई दिक्कत? तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब तुरंत मुझे पहली चीज एक बात पता लग गई कि इसका मतलब है पानी की बात कर रहा है ये। सॉल्वेंट कौन है? ये तो मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन का। कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है, अब एक एक बात का मतलब निकालते हैं। सबसे पहले इस बात का मतलब निकालते हैं। मुझे एक बात बताओ, कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? किसी भी आयंस की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी? मैं क्या करूंगा, उस पे नंबर ऑफ मोल्स लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, और डिवाइड किससे कर दूंगा? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का। और कौन सा? टोटल। कौन सा? टोटल। ठीक है, तो मुझे हर एक के लिए ये करना होगा। तो सबसे पहले तो सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालें, सबसे पहले सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालें। अच्छा, जैसे 5 MbACl2 है, तो इस बात का मतलब ये है कि 5 मोल है इन 1000 ml सॉल्यूशन। 1000 ml BaCl2 नहीं, 1000 ml सॉल्यूशन, मुझे पता नहीं है क्या है, ठीक है। अच्छा, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCl2 आ गए? तो मैंने लिख दिया NbACl2 इज 5। याद रखना, अगर मैं इसको 5 बोल रहा हूं तो ये सिर्फ तब सच है जब ये 1000 ml हो, ठीक है। फिर उसके बाद इसका मोलर मास, मोलर मास नहीं, एक तरीके से इसका मास ही निकाल लेते हैं, वेट ऑफ BaCl2, वेट ऑफ BaCl2, ये किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ मोल्स 5 है, तो मोल्स इनटू मोलर मास कर देंगे, क्या आ जाएगा उसका? एक्चुअल, एक्चुअल मास ऐसी तो आता है, तो एक्चुअल मास निकाल रहे हैं 5 इंटू Ba मतलब 137, Cl2 मतलब 71, 137 और 71 कितना हो गया? 208, ठीक है। फिर 200 इंटू 5 1000, 8 5 40, तो कितना आ गया? 1040। ये आ गया इसका वेट। तो मैंने एक सोल्यूट का वेट निकाल लिया। अच्छा, वेट क्यों निकाला? वेट की कहां जरूरत थी? मुझे तो ये चाहिए ना, वॉल्यूम सॉल्यूशन 1000 ml आ गया, और इसके 5, तो इसकी तो मैं आयन कंसेंट्रेशन निकाल ही सकता हूँ। बट क्लोरीन और भी तो जगह है, इसके पास क्लोरीन है, इसके पास भी तो क्लोरीन है ना, तो मुझे अलग अलग निकाल के करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका भी ऐसे ही कर लो, इसका करते हैं। NaCl पकड़ाया, अब ये 58.5% बोल रहा है, तो इसका मतलब 58.5 और नीचे कौन आ गया? 1000। यही तो मतलब होता है वेट बाय वेट का, सॉरी 100, 1000 नहीं 100। तो वेट बाय वेट का मतलब यही है। इसका मतलब अगर मैं नीचे इसका, ये ml होता है या ग्राम होता है? ml, तो इसको ऐसे लिखो 58, लाइन में ही लिखो तभी समझ में आएगा, बाद में कभी देखोगे इस सवाल को। 58 ग्राम इन 100 ml
सॉल्यूशन, NaCl नहीं सॉल्यूशन। ठीक है, इससे मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूं? अब इससे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका ये है कि भाई 58.5 ये क्या है, एक्चुअल मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो NaCl का मोलर मास कितना होगा? 58.5 ही होगा। तो कितना आ गया? एक। सुनना ध्यान से, ये एक है, एक मोल इन, तो 1000 ml में कितना आएगा? तो ये लिखा जाएगा 10 मोल NaCl इन 1000 ml सॉल्यूशन। तो क्या मैंने सॉल्यूशन की क्वांटिटी सेम रखी है? तो ये उसी सॉल्यूशन की बात हो रही है कि जो यहां ले रहा हूं। हाँ, ये कहानी है। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना? अच्छा, वहीं पे लगे हाथ, इसका मास कितना? 585 ग्राम है। वो तो 100 में था, 1000 में कितना होगा? 585। ये दोनों बातें क्लियर हुई? पक्का? तो मेरे यहां से भी नंबर ऑफ मोल्स आ गए, यहां से भी मैं कंसंट्रेशन निकाल सकता था इजीली, है ना? मुझे इतना आगे जाने की जरूरत नहीं थी। अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं वेट क्यों निकाल रहा हूं, अभी चलते रहो, समझ में आएगा वेट क्यों निकाला जा रहा है ना? अब आते हैं किस पे? इस पे, नाटू-एक्स पे। तो नाटू-एक्स ने क्या दिया कि 2 मोलल है, तो 2 मोलल का मतलब 2 किसके बराबर हो जाएगा? बताओ ना, 2 मोलल वैसे किसके बराबर होगा? फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं तो। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाटू-एक्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट है इस बार। ये तो हो गई फॉर्मूले की बात। अब इसको अपने तरीके से पढ़ते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि 2 मोल नाटू-एक्स इन 1 kg सॉल्वेंट, इन 1 kg सॉल्वेंट। याद है कोई परेशानी? पक्का? तो ये तो 1 किलो सॉल्वेंट आ गया, दिक्कत हो गई। अब दिक्कत पता है क्यों हुई? कि पहली चीज तो ये सॉल्वेंट है, दूसरी चीज किलो में है। अब मुझे चीजें निकालनी चाहिए, निकालनी थी किसमें? 1000 ml में। चीजें किसमें निकालनी थी? तो मुझे यहाँ ये निकालना है, इन 1000 ml सॉल्यूशन, इन 1000 ml सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाटू-एक्स कितने होंगे, ये निकालना है मुझे। तो एक्चुअली दिया तो उसने कुछ और है, निकालना कुछ और है। असली गाड़ी इस सवाल की यहां फंसती है। अब यहां से ये थोड़ा दरिंदगी मोड़ लेगा, है ना? अब मैं तुम्हें एक गलत तरीका बताता हूँ जिससे तुम्हें लगे खुश हो जाओगे, ये आंसर आ चुका है। तो गलत तरीका ये है कि H2O की डेंसिटी या फिर H2O की स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी, जो भी तुम्हें लिखना हो, वो 1 होती है। तो 1000 ग्राम का ही मतलब क्या होता है? 1000। बट ये कौन है? सॉल्वेंट। ये कौन है? तो ध्यान से देखो, 1000 ml सॉल्वेंट में मुझे कितने मोल मिले? 2 मोल। तो मुझे 1 ml सॉल्वेंट में कितने मोल मिलेंगे? ठीक है, तो मुझे बताओ सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा मैं? एक्चुअल में सॉल्यूशन कितना होगा यहाँ पे? खैर ये भी मत लिखो, लंबा जाएगा। मुझे बताओ सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मास ऑफ सोल्यूट कितना? 142। देखो, 23 और 23 46, और 96, 96 और 40, 9 और 4 13, और 12 142। मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करूंगा? सोल्यूट कौन सा? तो मुझे 1000 ml में ये देखना है ना, ये आदमी कितना है। ठीक है, 142 और प्लस ये कितना? 1000। और इसके मोल्स कितने हैं? 2। तो इंटू 2 भी तो करेंगे ना टोटल मास निकालने के लिए, क्योंकि एक्चुअल मास नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास होता है। तो कितना आया ये? 284। तो ये आ गया 1284 ग्राम। बात समझ में आती है? अब तुम ये मान के चलोगे कि ये 1284 ग्राम ही क्या होगा? 1284 ml। क्यों? क्योंकि जब डेंसिटी गिवन नहीं होती, डेंसिटी नॉट गिवन, तो तुम क्या मान लोगे डेंसिटी को? 1 ग्राम पर ml। और फिर तुम क्या करोगे कि देखो, 1000 में कितने मोल थे? 1000 ml में कितने मोल थे? 2। तो मुझे बताओ 1284 ml में कितने मोल होंगे? क्या 2/1000 इंटू 1284 मोल। यहां से तुम्हारे आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग 1.5 के बराबर आएंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है 12 दूनी 24 और 84 दूनी, तो लगभग ये 3000 के आसपास जाएगा। 3000 के आसपास नहीं जा रहा, 2400 के आसपास जा रहा है ना? हाँ, जो भी आएंगे तो कुछ तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। बट ये पूरी की पूरी बात पता है क्यों गलत हो गई? ये पूरी की पूरी बात इसलिए गलत हुई
क्योंकि तुमने ये एज्यूम कर लिया। और ये बात सही भी है कि अगर नहीं गिवन तो क्या एज्यूम करोगे, एक। बट यहां एक क्यों एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो सोलवेंट की है और सॉल्यूशन की भी एक ही मान ली, इसका मतलब सोलवेंट सॉल्यूशन में कोई फर्क ही नहीं है, समझे। और क्वांटिटी कम नहीं है, ये आराम जाए 10-10 मोल है, 10 मोल क्वांटिटी कम नहीं होती। हाँ बता। हाँ, सॉल्वेंट अगर इनफाइनाइटली लार्ज होता तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट एक ही बात हो जाती है ना। ऐसे गंदे अप्रोक्सीमेशन तब होते हैं जब मेरा सोल्यूट बहुत छोटी मात्रा में हो, सोल्यूट ना के बराबर हो, सोल्यूट नेग्लिजिबल हो। ये कहां नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन और सोल्वेंट तुम खुद देखो ना कितना सा फर्क है। 1284 ग्राम कौन है, सोल्यूशन, और 1000 कौन है, सोल्वेंट। तो देखो कितनी पास पास है इनकी वैल्यू, कहां से इनफाइनाइटली लार्ज हो गए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो ये तो मतलब बनता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाली बात गलत होगी, और यूनिटरी मेथड से जो जिस तरीके से तूने किया वो गलत हो गया, है ना। चालाकी से तूने यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे बढ़िया इजीली, बढ़िया एकदम आसान नंबर ऑफ मोल्स आए, वो नंबर ऑफ मोल्स रखे इधर, इधर रखते ही पूरा सवाल खत्म। डेंसिटी मैंने आज भी नहीं दे रखी, है ना। अब आगे करते हैं इसको, अब कैसे करेंगे, अब दिक्कत आएगी। तो अब जाएंगे सीधा सीधा चुपचाप फॉर्मूले के पास। हम बोलेंगे देखो, दो बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2X अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। तो नीचे क्या लिखा जाएगा, वेट ऑफ सोलवेंट, वही तो था फॉर्मूला, ठीक है। अब ये जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है ये आता है डेंसिटी इंटू 1000 से करके, कैसे। हाँ, वॉल्यूम क्या मान के चल रहे हैं, 1000। अगर वॉल्यूम 1000 ml है उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ग्राम में आ जाएगा इतना। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, डेंसिटी। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, वो एक एज्यूम कर नहीं सकता कि वो सोलवेंट की है ना। अच्छा, अब मास ऑफ सोल्यूट ये मैं निकाल सकता हूँ। मास ऑफ सोल्यूट किसके बराबर आएगा, मास ऑफ सोल्यूट आएगा मोलर मास इनटू 1 किलो, नहीं है मोलर मास, सोल्यूट है वो 1 किलो कहां से आ गया, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन ये हर एक का लिखना पड़ेगा, अब समझ में आएगा तुम्हें मैंने ये सबके वेट क्यों निकाल रखे हैं। सुनना, मुझे बताओ मोलर मास इनटू एन, NaCl का कितना है सर, पहले BaCl2 का बताओ। तो BaCl2 का कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने BaCl2 के 5 इनटू 208, तो 1040 डायरेक्ट लिख दूं। तो यही चीज हमने निकाल रखी है, और ये किसके बराबर आई है, 1040 के लिए। यही NaCl के लिए कितनी आ रखी है, 585 ग्राम, सब निकाल के लाए हैं। और यही चीज Na2X के लिए क्या आ जाएगी, 284, या N भी लिखना पड़ेगा, मुझे थोड़ी ना पता है इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ एक और गलती तुम कर सकते थे, 142 N आएगा। 142 का है मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वही तो निकालना है। क्योंकि तुम्हारा बार बार मन करेगा यार दो रख दूं, अरे वो दो तो 1000 ग्राम के लिए है, वो भी सोलवेंट। आई बात समझ। इस सवाल को अगर कर लिया तो पूरा चैप्टर कर लिया, ये होता है सवाल का मतलब, ठीक है। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं इसको सजा के लिखता हूं एक अच्छी भाषा में, ऐसे देखना इसको, 2 बराबर N Na2X डिवाइडेड बाय, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1000 D, लिख लूं, ये फिजिक्स वाली आदत है, डी डी लेते हैं यहाँ पे, डेंसिटी है ना, माइनस अंदर इन सब को ऐड कर दो। तो इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 5 8 और 4 12, और बचा 6 1625 प्लस 142 है, और ये एन किसका, Na2X। ये वन इक्वेशन। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है दो वेरिएबल एक इक्वेशन है, लोचा है ना। तो अब हम देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, कैसे देखेंगे। डेंसिटी अब मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं। पहला डेंसिटी इस तरीके से निकालेंगे, अब मैं निकालने जा रहा हूं वेट ऑफ सोलवेंट। क्या निकालने जा रहा हूं, वेट ऑफ सोलवेंट, ठीक है, इन 1000 ml सॉल्यूशन, वेट ऑफ सोलवेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन, ये निकालने जा रहा हूं। सुनना, ये कैसे निकालेंगे, मुझे बताओ कि मुझे ये गिवन है 2 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2X डिवाइडेड बाय कितना, वेट ऑफ सॉल्वेंट। मुझे थोड़ा ना बताया कितना है, मुझे पता ही नहीं। और क्योंकि मैं एक ग्राम में निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन 2000। बात समझ में आती है।
तो यहां से वेट ऑफ सोलवेंट बता सकते हो तुम कितना आया? ये दो नीचे चला जाएगा, ये यहां जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा 500 इंटू ना 2x। अभी जितने भी स्टेप मैं कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे की मैथ्स तेज है सारे स्टेप स्किप करवा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, है ना। वेट ऑफ सोलवेंट आ गया, कोई परेशानी इसमें? अब मैं निकालना चाह रहा हूं वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन मुझे पता है किसके बराबर है, 1000 इंटू डी, और ये पूरा का पूरा किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट, चलते रहना। वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, अभी अभी निकाला, प्लस वेट ऑफ सोल्यूट निकाल रखा है, ये रहा। दिख रहा है? तो यहां इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 642 ना 2x प्लस 1625, सही है। और बराबर किसके, 1000 डी के, बराबर किसके, 1000 डी। तो एक काम करो, यहां से ऐसे लिख लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2x किसके बराबर आएगा, बोलो। हाँ, एक ही जना बोलेगा बस, शाबाश। 1625 डिवाइडेड बाय 600। अब मुझे बताया मेरे नंबर ऑफ मोल्स कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते, नंबर ऑफ मोल्स कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते, तो नंबर ऑफ मोल जीरो जरूर हो सकते हैं, जीरो जरूर हो सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, जीरो। यहां जीरो पॉसिबल है क्या, नहीं, यहां जीरो पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहां जीरो पॉसिबल नहीं है, सीधा सीधा ये मतलब है इसका कि 1000 डी बड़ा होना चाहिए 1625 के, नहीं हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा आंसर, या जीरो आ जाएगा, ना जीरो हो सकता आंसर ना नेगेटिव हो सकता। तो इससे बड़ा होना चाहिए डी, डी से। तो एक तरीके से मेरी डेंसिटी किससे बड़ी होनी चाहिए, मेरी डेंसिटी 1.6 से बड़ी होनी चाहिए। मिनिमम डेंसिटी कितनी होगी मेरी, 1.6। जब, और 1.6 भी मिनिमम नहीं होगी, क्योंकि 1.6 डेंसिटी भी तो आंसर जीरो आ जाएगा। समझ पा रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, जीरो। तो मेरी डेंसिटी 1.6 से बड़ी होनी चाहिए, तो 1.6 से जस्ट बड़ी क्या होगी, क्या हो रहा है इसमें, हाँ बोलो, 1.7, जस्ट क्लोज उसके। तो मुझे बताओ मिनिमम डेंसिटी क्या होगी यहाँ, 1.7। तो डी मिनिमम कितनी आ गई, 1.7। ठीक है, बोर्ड भर चुका है, थोड़ा छोटा कर दो इसको, बोलता रहे। किसके मिनिमम, अरे यार उसके इसके मत बोले कर, हाँ ना 2x के, हाँ मिनिमम, नहीं दो नहीं ले सकते, क्योंकि दो किसमें है, 1000 ग्राम सोलवेंट में है, तो मुझे तो उससे मतलब ही नहीं है, वो तो मेरे किसी काम ही नहीं आ पा रहा। हम्म, अब तुम्हें ये भी समझ में आ रहा है डेंसिटी वन क्यों नहीं हो सकती, हाँ 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 हाँ। सॉल्यूशन में कहा है, दो दो मोल कभी सॉल्यूशन में नहीं आए, सोलवेंट में है वो, तो वो सोलवेंट माना है ना, सोलवेंट ही तो कन्वर्ट हुआ है, सॉल्यूशन थोड़ी ना कन्वर्ट हुआ है दादा। देख मैं 56 बार बोल चुका हूँ, तुम्हारा मन करेगा ये दो इस्तेमाल कर लो, पर वो दो इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो सोलवेंट का है, सॉल्यूशन का नहीं है। और जब तक मैं अपने पूरे सवाल को 1000 ml सॉल्यूशन के फैक्टर पे लाके ना करूं, तब तक सवाल नहीं हो पाएगा। तो मैं 1000 ml सोलवेंट ले रहा हूं, तो सॉल्यूशन 1284 ml लेना पड़ेगा, और 1284 भी इसलिए ले सकता, क्यों, क्योंकि डेंसिटी वन माननी पड़ेगी उसके लिए। डेंसिटी वन इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि मिनिमम डेंसिटी तो 1.7 है, तुमने कैसे मान ली। अब एक और गलती समझ में आई है, यहाँ क्यों एजम्पशन गलत है, क्योंकि वो एजम्पशन नेगेटिव नंबर ऑफ मोल दे देगी, ये कैसे पॉसिबल है, आई बात समझ। अब मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ, ये सारी कहानी तुम स्किप कर सकते थे, कहां से कहां तक, यहाँ तक, ये कहानी स्किप कर सकते हो। हाँ बोल, कहाँ दो इक्वेशन दो वेरिएबल आ गए, एक तो ये इक्वेशन है, हाँ कौन सी ये, इसमें जो वेरिएबल आया है वो इसी इक्वेशन से तो आया है, ये दो अलग अलग इक्वेशन है ही नहीं, ये तो बात पता करने के लिए लिखवाया, कोई अलग इक्वेशन नहीं है वो। अब सुनना, ये कहानी तुम स्किप कर सकते हो अगर मैथ्स अच्छी है तो ही, और ऑब्वियसली ऐसा गंदा खतरनाक सवाल एक ही पेपर में आता है, नीट वगैरह में तो नहीं आ सकता, है ना, तो उनकी तो मैथ्स होती है अच्छी, तो एक्सपेक्ट करके चलेगा वो मैथ्स अच्छी है। सुनना ध्यान से,
1000 डी दिख रहा है तुम्हें, है ना? ये 1625 दिख रहा है, सुनते रहना, बाहर माइनस लगा हुआ है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1625 माइनस का लिखा जाएगा, 142 एन Na2x माइनस का लिखा जाएगा, ठीक है? 1000 डी में से 625 अगर जीरो दे गया तो एक्सप्रेशन नेगेटिव आ जाएगा, राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल, इसका मतलब डी की वैल्यू 1.6 पॉसिबल नहीं है। 1.6 से कम तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1.6 लाके जीरो बन रहा है, बल्कि एक्जैक्टली 1.625 लाके जीरो बन रहा है। समझ आया? अगर तुमने इसको इससे काट दिया तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव यहां जाके चिपक जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली 1000 डी को एग्जैक्टली 1625 से बड़ा रखना पड़ेगा। लो, ये सारा काम स्किप हो गया, ये मैथ्स है और इतनी मुश्किल भी नहीं है, ठीक है? तो मेरा डी किससे बड़ा होना पड़ेगा? 1000 डी। यहां तक बताओ कोई परेशानी? अब रुक जा, और भी सुन। मुझे बताओ इन दोनों का मिनिमम डिफरेंस, इस वैल्यू की, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है? 0.1। अरे जीरो ले लिया, नेगेटिव आ जाएगा, जीरो नहीं आ सकती। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू जीरो नहीं आ सकती। हाँ, तो 1000 डी माइनस 1625 की मिनिमम वैल्यू मुझे 0.1 ही लेनी पड़ेगी, मजबूरी है मेरी, क्योंकि जीरो नहीं मान सकता, वरना आंसर नेगेटिव हो जाएगा, नंबर मोल्स नेगेटिव हो जाएंगे। तो अब इस सवाल को ऐसे करो, तुम देखो, 2 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2x डिवाइडेड बाय, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 0.1, क्योंकि ये मिनिमम है, क्योंकि ये, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स मिनिमम आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिनिमम आएंगे, तो कंसेंट्रेशन भी मिनिमम आएगी, ठीक है? अच्छा, और क्या बचा इसमें? ये भी तो बचा है ना, माइनस का 142, सही है? इसको इधर लाओ, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 0.2 लिखा जाएगा, ये इधर माइनस का उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, समझ में आता जा रहा है? अच्छा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? 284, उधर ले जाओगे प्लस 1 हो जाएगा तो 285, डिवाइडेड बाय 285, इधर क्या बचेगा? Na2x, ये आया मिनिमम, ये क्या आया? मिनिमम। अब मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे? मैक्सिमम निकालने के लिए ये करेंगे कि भाई BaCl2 है, तो BaCl2 की जो डेंसिटी आएगी वो लगभग लगभग 3.8 के आसपास आएगी अप्रोक्सीमेटली। Ba का 137 होता है, क्लोरीन का 70, एक क्लोरीन का 35.5 होता है, एक क्लोरीन का 35.5 होता है, तो इनकी अबंडेंस के हिसाब से हम इनकी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, कितना डेंस है वो भी निकाल सकते हैं, है ना? उसका भी आइडिया अपने को है। पानी का 1 आता है, पानी का 1 आता है, उससे कंपेयर भी कर सकते हो। पानी का 1 कब आता है? जब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल हो। तो मुझे पता है 1 वैल्यू तब आती है जब एक मेरा 32 बने और एक मेरा 2 बने, तो 18 से मेरी वैल्यू कितनी आती है? 1। 18 से वैल्यू कितनी आती है? 1। तो जब 18 से 1 आ रही है तो इसके हिसाब से 3.8 के आसपास आएगी, ऐसे निकाल सकते हो। तो ये क्या आएगी इसकी डेंसिटी? ऊपर से क्यों, क्या पता? मैं सिंपल कह रहा हूं कि अगर 18 की वैल्यू 1 है, 18 की वैल्यू अगर 1 है, तो मुझे बता 57 की वैल्यू कितनी होगी ना? एग्जैक्टली 3 नहीं होगी, हाँ 3 से थोड़ी सी, 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगी ना। अब मैं कह रहा हूं पानी की 1 होती है, पानी का मोलर मास, अगर 18 से 1 डेंसिटी आ रही है तो 57 से कितनी आ रही है? पानी से कंपेयर करके करा है, पानी से कंपेयर करके करा है। और दो जो तुम्हारे आंसर आएंगे वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होंगे, बहुत गलत भी होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है और डेंसिटी में स्ट्रक्चर भी योगदान देता है, इसीलिए बर्फ की डेंसिटी कम होती है। बात अप्रोक्सीमेशन की चल रही है, ठीक है? तो इसकी लगभग 3.8 के आसपास आएगी, इसकी डेंसिटी लगभग 2.1 के आसपास आएगी, और इस आदमी की डेंसिटी लगभग 2.8 के आसपास आएगी, ठीक है? तो अब हम लगा लेंगे, अब हम निकालेंगे डी एवरेज, और डी एवरेज जो आएगा वही मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी डेंसिटी की। किसकी? NaCl की लगभग 2.1 ही होती है। अरे बताया ना 18 से, उससे तो अलग आएगी। जो मैंने 18 से 1 बताया उससे थोड़ी सी अलग है, मैंने थोड़ी सी एग्जैक्ट ले लिया, थोड़ी सी, ज्यादा एग्जैक्ट नहीं, थोड़ी सी एग्जैक्ट ले लिया। हाँ, ये थोड़ी बड़ी बात तो बताओ। अभी जैसे मान लिया, अभी तूने जो सवाल पूछा था मैंगनीज वाला, KMnO4 वाला, वो KMnO4 रिडॉक्स रिएक्शन अगर होती तो वो सवाल अभी करवाता हूं मैं। अभी तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शन सीखनी बाकी है, बहुत सारी चीजें सीखोगी, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा केमिस्ट्री का तब तुम ये सवाल करने लायक हो। बट अब मजबूरी है क्योंकि समय कम है हमारे पास, तो मैं तुम्हें साथ के साथ इन्फॉर्मेशन देता चलूंगा। अगर तुम पूरा सिलेबस करके ये वाला सवाल करते तो फिर तुम अपने आप समझ जाते कि हाँ ये नॉर्मल स्टैंडर्ड देता है, हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है? जैसे बहुत सारी रिएक्शन मैंने तुम्हें करवाई और बोल के चल रहा हूँ कि अब वो तुम्हें पता होनी चाहिए। हाँ, स्पेशली जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मुझे हाइड्रोकार्बन कंबस्ट कराना है तो तुम्हें रिएक्शन आनी चाहिए
कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी देता है, बस स्टैंडर्ड है वो, है ना। बिल्कुल। तो अब भी एवरेज निकालेंगे। डी एवरेज किसके बराबर आएगा? 3.8 प्लस 2.1 प्लस 2.8 डिवाइडेड बाय कितने एलिमेंट है टोटल? 3 लिए मैंने, 3 आदमी लिए, ये एवरेज आ गया। एवरेज डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी इससे क्या आएंगे? मैक्सिमम आएंगे। तो मुझे बताओ 3 से इसको क्या मान लिया मैंने? 3.9 मान लिया, तो ये गया 1.3 बार, ये 0.7 बार। क्योंकि मैंने इसको 1 बढ़ा के माना था, इसको 1 कम करके मान लो, बात तो वही रहेगी। तो ये कितना आ जाएगा? 0.9। ठीक है, 9 और 7 15। ये फिर ऐसे कर लो, 13 और 7 2, तो ये आ गया 2.9। तो डेंसिटी कितनी आ गई मेरी? 2.9। बताओ कोई परेशानी? अब ये डेंसिटी कहां रखोगे? इस वाली इक्वेशन में। अब एक अलग आंसर आएगा। तो 2 बराबर यहां के लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2X डिवाइडेड बाय 1000 डी कितना हो जाएगा? 2900 माइनस 1625 प्लस 142 Na2X। सही है। इसमें से ये घटाना है अब। तो 5 में से 10 में से 5 गए 5, फिर ये कितना बचा? 9, 9 में से 2 गए 7, और ये बचा 8, 8 में से 6 गए 2, तो 2275 आ गया। सही है। क्यों? अच्छा 2275 नहीं, सॉरी 1275। ठीक है, 1275 भी क्यों आएगा? दोबारा करो, गलत है। 1275 जोड़ना इसमें आ रहा है 2, 12 2, ठीक है ठीक है ठीक है, 1275 ठीक है। 1275 प्लस 142 Na2X आ गया। नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसकी मल्टीप्लाई 2 में कर रहे हैं। तो 1275 का दुगना, 12 दुगना 24, और 75 का दुगना 150, तो 2400 और 150 मतलब 2550 आ गया। 142 284 उधर आएगा, 285 तो बटे में 285 बराबर n। ठीक है, 5 से काट लेते हैं इसको। तो 5 से नीचे वाला कितनी बार जा रहा है? 5 25 बचा 3 35, और ऊपर वाला 5 5 25, 5 1 5 510। ठीक है, 3 से काट लो। 3 से कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, और बचा 2 27 9, और ये 17 170। ठीक है, अब मुझे बताओ 19 इंटू 10 कितना होता है? 190। अगर 190 से 19 माइनस भी कर लोगे तो भी 170 से एक ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब ये 28 से जाएगा, बराबर 8 पॉइंट। कितना बचा? 19 अट्ठे करना है और उसको 170 में से घटाना है, तो ये होगा तुम्हारा 152। 152 118 बचा 180। तो 180 जब आएगा तो अब इस बार ये 9 से जाएगा, और 8.9 इज अप्रोक्सीमेटली 9। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब कंसंट्रेशन का खेल चालू करेंगे। तो कंसंट्रेशन मुझे बताओ कितने कितने आंसर मेरे पास? यहां से क्या क्या मिलेगा मुझे? BaCl2 से क्या क्या मिलने वाला है? टोटल गिनेंगे। BaCl2 से मुझे बताओ यहां से ये कितने मोल मिलने वाला है? 5। और ये, अच्छा NaCl पे आ जाओ, ये कितना मिलेगा? 10। ये भी कितना मिलेगा? 10। अब किस पे आ जाओ? Na2X पे। Na2X में खेल है, दो तरीके के मोल मिलेंगे। पहले अगर इतने नंबर ऑफ मोल से, कहा गई वाली वैल्यू 0.2 बटा 285, अगर इतने मोल है तो इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा लगभग? ये है तुम्हारा 2/3 मान लो ना। 3 क्यों माना? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर खत्म हो जाएगी उसकी। सुनना ध्यान से, मैं चाह रहा हूं कि ये 285 लिखा हुआ है और इसको डिवाइड करना, इस 0.2 को डिवाइड करना है 285 से। तो सुनना ध्यान से, मैं इसको लिख रहा हूँ 10⁻⁻⁴, अगर समझ आया हो तो। नहीं आया? ऊपर 1000 लिख और नीचे भी। ठीक है, तो कितना बचेगा? या फिर ये माना अगर मुझे यहाँ डेसिमल लगाना हो तो ऊपर कितनी जीरो लगानी पड़ेगी? 3 लगा दी। अच्छा, अब ये डेसिमल से ये डेसिमल उड़ा दे, तो जब ये दोनों डेसिमल उड़ी गए हैं और इसको मान ले 3 और इसको मान ले 2, क्योंकि ये 2 8 5 था, तो अब तो ये 3 हो सकता है, तो ये क्या लिखा हुआ है? 2/3। कोई परेशानी? अच्छा, ये 4 की बजाय फिर 3 नहीं आना चाहिए? कोई परेशानी? 2/3 मुझे पता है 0.6 होता है, तो 6 × 10⁻⁴ ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। इस सवाल में सब है, कैलकुलेशन है, गंदे कॉन्सेप्ट है, एक एक कॉन्सेप्ट है, गलती होने के चांस है। हाँ, अप्रोक्सीमेशन उतनी गंदी नहीं है, ठीक ठाक अप्रोक्सीमेशन, बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है। देख यहाँ पे भी कैलकुलेशन करी है हमने, ऐसे नहीं आंख बंद करके बोल करके अप्रोक्सीमेशन मान रहे। एक बात बता, 0.285 है, कौन कह सकता है कि अगर तूने राउंड ऑफ वगैरह वाला पढ़ा है कि अगर ये 8 है तो इसको क्या कर देंगे? तो बस
हाँ तो सिग्निफिकेंट नहीं है ना, यही तो कह रहा हूँ। अच्छा तुमने सिग्निफिकेंट फिगर के बस रूल पढ़े हैं, उनकी एप्लीकेशन नहीं पढ़ी है ना, वो कोई पढ़ाता भी नहीं है, किसी किताब में भी नहीं होती कि क्यों पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसीलिए पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस देख पाए वैल्यूज की, अप्रोक्सीमेशन अच्छा लगा पाए, कब प्रिसीजन खो सकते हैं पता रहे, कब एक्यूरेसी खो सकते हैं पता रहे। ठीक है। अच्छा नहीं वो तो पता होता है यार, प्रिसीजन एक्यूरेसी जानते हैं लोग। नाटो एक्स है तो नाटो एक्स में पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने लेंगे, 6 इंटू 10⁻⁴, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा n। मेरी कंसंट्रेशन इसकी इसके बीच में खेल सकती है, ना इससे नीचे जाएगी ना इससे ऊपर जाएगी। ठीक है, अब x को अलग ही ले लेंगे हम, Na2 को अलग ले लेंगे, तो मुझे बताओ इसके Na2 के क्या क्या लिखे जाएंगे मोल्स, या तो लिखा जाएगा 12 इंटू 10⁻⁴, और या फिर लिखा जाएगा 18। सही बात है, अब गिनते हैं। अगर मैं सिर्फ Ba प्लस की कंसंट्रेशन निकालू, किसकी कंसंट्रेशन निकालू, Ba प्लस की, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 5/1000। पहली बात तो ये मोल्स है, तो लीटर के हिसाब से निकालेंगे, 5/1, 5 ही आएगी। हाँ बोल रहे हो 1000 पे, सबको समझ आया, मिली मोल्स नहीं है क्या है, मोल्स है, तो मोल्स पर लीटर पे निकलते हैं, और 1000 ml कितना होता है, 1 लीटर, तो 5/1 लीटर इज 5, तो मोल पर लीटर में आ गई कंसंट्रेशन, Ba प्लस की 5 आ गई। ठीक है, फिर Cl के यहां से देखो 10 10 10 और 10 टोटल 20। अच्छा और सॉल्यूशन कितना लो, दो नहीं लेंगे, एक इसका एक इसका, ना एक ही, क्योंकि ये तीनों ही 1000 में थे तभी तो ऐसा हुआ। ठीक है, तो यहां से Cl माइनस की कंसेंट्रेशन क्या आ गई, टोटल कितनी है इसकी 20। फिर Na के पास चलते हैं, Na की यहां 10 है और यहां 12 इंटू 10⁻⁴, तो इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा Na प्लस, हाँ वही करूंगा ना, 10 प्लस 0.0012, क्योंकि वो ऐड हो रहा है ना, पता कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है, तो कितना आ जाएगा 10.0012। एक तो ये आएगी एन ए की, और दूसरी क्या आएगी एन ए की, क्या आएगी एन ए प्लस, 18 और 10 28। तो अब मैं पता है क्या लिखूंगा, अगर एन ए की कंसेंट्रेशन लिखनी है तो मैं इस तरीके से लिखूंगा इसको, दिखाई दिया, कोई परेशानी। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू मत लगाना, इससे बड़ा ही रखना है मुझे, उधर अप्रोक्सीमेशन है, क्या चीज, नहीं इस मोमेंट पे 0, दूसरी बात मैंने, मुझे इसको 0.285 से डिवाइड करना था, मैंने 0.3 से कराया, तो मैंने छोटे नंबर की बजाय बड़े नंबर से डिवाइड करा, तो इससे बड़ा नंबर आना था यहाँ एक्चुअली, मेरा जो नंबर है प्रैक्टिकली वो थोड़ा सा छोटा है अप्रोक्सीमेशन की वजह से, एक्चुअल में इससे बड़ा नंबर आना था, इसलिए मैंने इक्वल टू लगाया। हाँ, जीरो सिर्फ डेंसिटी जब नाप रहे थे 1.6 में वहां सकती थी। ठीक है, अब सुनना, एक्स और बच गया, तो एक्स की भी कंसेंट्रेशन की एक रेंज आएगी, वो रेंज क्या होगी वो भी देख लेते हैं। एक तो होगी मेरी 9, क्योंकि और तो कहीं है नहीं है, और 1 लीटर पे देख रहे हैं, और दूसरी 6 इंटू 10⁻⁴, तो इसकी रेंज क्या आ गई, 9 से छोटा या बराबर होगा, और इधर बड़ा ही लगाऊंगा, किससे, 6 इंटू 10⁻⁴ से। यहां तक कोई परेशानी, ये है सवाल का आंसर, तो जिसने करा हो ओरियो ले लो, बताओ, ऐसे सवाल पे तुम ही रखो ओरियो है। इस पूरे सवाल में कोई दिक्कत हो तो बताओ, पक्का, और पिछले सवाल वाले में भी। अब देखो पिछला सवाल लग नहीं रहा बच्चा है इसके सामने, ठीक है, जो स्टैंडर्ड सवाल था उसमें बेसिकली तुम्हें स्टैंडर्ड सवाल में ये किया हुआ था, उसने तुम्हें डेंसिटी दी हुई थी 2 ग्राम पर एमएल सॉल्यूशन की, अगर वो डेंसिटी दे दे तो अब तुम्हें पता है यहाँ डायरेक्टली मैं डेंसिटी लिखूंगा, मेरा आंसर आता है, फिर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने समझाया है तुम्हें इसलिए टाइम लगा है, वरना आदमी करे तो इसे 7-8 मिनट में कर लेगा आराम से, पर दिक्कत ये है कि वो सोचेगा कैसे ये सब बातें, तो उसका 10 मिनट मान लो फिर, है ना, और एक सवाल 10 मिनट ले जा रहा है तो बहुत दिक्कत है, फिर छोड़ दो इससे बढ़िया। पर यहाँ तो करेंगे ना, यहाँ थोड़े ना छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब ऐसे सवाल उठाएंगे तभी तो एडवांस इजी लगेगा, है ना। अब तुम एडवांस का कोई भी सवाल उठाओ पीवाईक्यू मोल कॉन्सेप्ट से, तो तुम्हें आसान लगेंगे वो सवाल इसके कंपैरिजन में। ठीक है,
किसी को भी डाउट पूछ लो, कहाँ कोई समस्या हो। किसी भी डेंसिटी का एवरेज उसका मैक्सिमम होता है, मिनिमम उसका कंसंट्रेशन से निकाल के लिया है, रेंज निकाल ली, रेंज आ गई। 1 इसलिए ले सकते थे क्योंकि मजबूरी है, 1 लेते ही हमारा नंबर ऑफ मोल्स नेगेटिव में आ जाता, अब तुम्हें अच्छे से पता है। और 1 इसलिए भी ले सकते क्योंकि सोलवेंट कितना है 1000 और सॉल्यूशन कितना बनता है 1284, अगर 1 लेते हैं तो दोनों बहुत क्लोज है, सॉल्यूशन और सोलवेंट की डेंसिटी बराबर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये आदमी खुद में बहुत भारी है। एक्स कितना है 96, तो 96 प्लस 46 142, अगला 142 का मोलर मास लेकर घूम रहा है, हल्का थोड़ी ना है। तो अगर तुम सोलवेंट और सोल्यूट की डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली बराबर मान रहे हो तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि ये डेंसिटी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करेगा। तो सोलवेंट से तो बहुत ज्यादा निकलेगी, किसकी डेंसिटी? सोलवेंट की, सॉरी सॉल्यूशन की। और इसीलिए वो फैक्टर आया तुम्हारा 1.6 से भी ज्यादा है। अगर पानी की 1 है तो मेरे वाली की 1.6 से तो ज्यादा ही होगी। प्रैक्टिकली भी समझ आ रही है चीजें? कोई परेशानी? बढ़े आगे? हाँ हाँ, मैक्सिमम 9, डेंसिटी 2.9। और यहाँ पे भी जो 0.1 लिया था वो डेंसिटी नहीं ली थी, डिफरेंस लिया था दोनों टर्म का। हाँ, तो डेंसिटी अपने आप ही 1.6 से बड़ी हो जाएगी अगर मैंने उनका डिफरेंस 0.1 ले लिया। और लोअर बाउंड पे खेल जाएंगे हम, एकदम लोवेस्ट वैल्यू पे। कहाँ क्या चीज? ये समझा है ना कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 नहीं रख सकता वरना नेगेटिव आ जाएगा एक्सप्रेशन। तो ऐसा क्या रख दूं, 0 से जस्ट बड़ा रख दे, तो 0.1 रख दे, 0.1 होने पे नेगेटिव नहीं आएगा। देख एक्सप्रेशन अब नेगेटिव नहीं आ रहे, वरना एलएचएस आरएचएस में एलएचएस तो हो जाती पॉजिटिव, आरएचएस हो जाती नेगेटिव, ऐसे तो नहीं होता। हाँ, डी मिनिमम 1.6 से ज्यादा आई है, ज्यादा आई है। ठीक है, इसलिए इनाम वाला सवाल था, करके लाते बहुत अच्छा लगता मुझे। ढूंढ लेते पहले। मैंने कहा था ना कि गूगल की हेल्प ले लो, एआई की हेल्प ले लो, किसी टीचर की हेल्प ले लो, जिस मर्जी की हेल्प ले लो, बस सवाल करके लिया और समझा भी देना मुझे कैसे करके लाया बस। ये मैं बताऊंगा, खुद समझ में आना चाहिए, खुद देख। मैंने तुम्हें क्या रटवाया है कि एक क्यों नहीं ले सकते? हाँ, 2 रीजन दिए हैं, एक नहीं 2 रीजन दिए हैं। तुझे टाइप करना नहीं आता मतलब, बांध जहां तुम्हें है। तो फिर आता तो है इस्तेमाल करना, फिर क्या दिक्कत है? हाँ, बाद में, अभी अब चल क्लास। इस पे भी सवाल होते हैं कुछ कुछ, देख लो, है ना। एक यूडोमेट्री चीज होती है, अभी खत्म करा दूंगा, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, इस पे सवाल ही कराने हैं मुझे। यूडोमेट्री एक ट्यूब ही मान लो तुम इसको, एक यूडोमेट्रिक ट्यूब होती है, यूडियोमेट्री, आयोडोमेट्रिक ट्यूब बोलते हैं उसको, नाम ट्यूब का नाम होता है आयोडोमेट्रिक ट्यूब। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इस पे कुछ नहीं होता, इस पे वॉल्यूम ग्रेजुएटेड होता है। वॉल्यूम ग्रेजुएटेड मतलब वॉल्यूम की इस तरीके से मार्किंग होती है कि मैं गैस की मेजरमेंट कर पाऊं अच्छे से, गैस की अच्छे से मेजरमेंट कर पाऊं। और बहुत कॉम्प्लेक्स ट्यूब होती है, ऐसे नहीं है मैंने तुम्हारे सामने बना दी बस ट्यूब, नहीं, यहाँ से अलग अलग वायरिंग्स होती हैं, अलग अलग ऑप्शन होते हैं मेरे पास, अलग अलग रिएजेंट चैम्बर होते हैं। तो जब तुम पढ़ोगे कभी प्रैक्टिकल लैब में, एमएससी वगैरह में, बीएससी वगैरह में, तब तुम देखोगे ये सब प्रैक्टिकल में कि कैसी होती है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, तब भी तुम इसको मुश्किल इस्तेमाल कर पाओगे वैसे तो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे ट्यूब्स होती है, और ट्यूब्स में से ये बहुत सारी लाइंस जारी होती हैं, इन लाइन में रिएजेंट्स होते हैं, और कौन सा रिएजेंट होगा वो मैं चूज करूंगा, कितना प्रेशर रखूंगा वो भी मैं चूज करूंगा। तो और ज्यादा ट्यूब्स होती है ऐसी लगी जो प्रेशर और टेम्परेचर भी कंट्रोल करती है। बेसिकली मुझे ये पता लग जाता है, फाइनली मुझे ये पता लग जाता है कि वॉल्यूम क्या था, गैस का, गैस के मिक्सचर का, गैस के मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट का, गैस का, गैस के मिक्सचर का, गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट। पर ये सब करना क्यों है वो जरूरी है, ये क्या कर रहा है वो जरूरी नहीं है, करना क्यों है वो जरूरी है। समझो बात को, क्योंकि ये जो कर रहा है वो तुम कब पढ़ोगे? ग्रेजुएशन में, प्रैक्टिकल में, जब तुम केमिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन करोगे तभी पढ़ पाओगे। ऐसी नहीं कि नॉर्मल कुछ भी कर लो, या फिर मान लो अगर तुम आईटी में गए, फर्स्ट ईयर है तुम्हारा, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में क्योंकि तुम सीएस लोगे, मैकेनिकल लोगे, सिविल लोगे, उन सब में तो ये सब होगा नहीं। फर्स्ट ईयर में सबके पास कॉमन सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता है, वहां पे भी नहीं आएगी ये। जब तुम स्पेशल ही आईआईटी में भी सिर्फ और सिर्फ 4 साल की बीटेक केमिस्ट्री से ही करोगे, केमिकल इंजीनियरिंग करोगे, तब जाके तुम्हारे हाथ ये लगेगी। तो इसीलिए मुझे ये तो बताना मतलब बनता ही नहीं है कि ये कैसे काम करती है, उससे मतलब नहीं हमें।
क्यों काम कर रही है उससे मतलब भी नहीं है, करके क्या दे रही है उस चीज से मतलब है। तो क्या करके देती है समझना, ये मुझे निकाल के देती है एनालिसिस ऑफ गैसियस मिक्सचर, गैसियस ये पहला काम है इसका जो मुझे करके दे सकती है बखूबी, ठीक है, गैसियस मिक्सचर को एनालिसिस करके दे। दूसरा, हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला बताती है। अब मेरे काम का दूसरे वाला ज्यादा है, दूसरे वाला मेरे ज्यादा काम का है। पहले वाले से मैं क्या करूंगा, पहले वाले से मैं डेल्टा वी के हिसाब से चीजें पढ़ूंगा, पहले मैं यही पढ़ूंगा, फिर मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं उसका एक सवाल कराऊंगा, उसमें एक खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो दोनों चीजें पता लग पाई। गैसियस मिक्सचर का एनालिसिस, एनालिसिस में क्या आता है, कौन सी गैस कितने रेशो में है, उसका क्या वॉल्यूम था। जैसे मान लो इस कमरे में हवा है, इस कमरे में नाइट्रोजन कितने वॉल्यूम है, ऑक्सीजन कितने वॉल्यूम में है, और सल्फर कितने वॉल्यूम में, बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं, तो हर गैस कितने कितने वॉल्यूम में है उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ गैसियस मिक्सचर। ये बात समझ में आती है। दूसरा, हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकाल के देती है। अब दोनों काम कैसे करती है वो समझना। सबसे पहले तो डेल्टा वी की बात, डेल्टा वी की बात में देखेंगे, इस पे आते हैं। हाइड्रोकार्बन, क्या ये हाइड्रोकार्बन लिख दिया मैंने, दुनिया का हर हाइड्रोकार्बन ऐसे ही दिखेगा तुम्हें। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, CXHY, और ऑक्सीजन अगर नहीं दिया तो मैं अपनी तरफ से लेके चलूंगा, नहीं दिया तो अपनी तरफ से, मना कर रहा है सिर्फ तब नहीं लेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपनी मर्जी से लेते हैं, मना करेगा तब नहीं लेंगे, ठीक है। और बाकी इसके साथ कुछ भी अटैच हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है, और तो वो क्या बनेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, तो ये हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें से कुछ भी हो, इनमें से कुछ भी हो, अगर मैंने इनको कंबस्ट कराया, क्या कराया, कंबस्ट कराया, तो मुझे एक चीज गारंटीड मिलेगी, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और अब इसमें कुछ कुछ बातें जो तुम्हें पता होनी चाहिए। पहली बात, वाटर का अगर मुझे फिजिकल स्टेट, या फिर ऐसे मान लो कि फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है, नॉट स्पेसिफाइड, तो मैं दो बातें अपनी तरफ से मान के चलूंगा। पहली बात क्या मान के चलूंगा, कि बात एसटीपी पे हो रही है, बात एसटीपी, एसटीपी भी छोड़ो, टेम्परेचर रूम है, रूम टेम्परेचर है, एज्यूम रूम टेम्परेचर। और दूसरी बात जो मैं एज्यूम करके चलूंगा, कि अगर मेरा रूम टेम्परेचर है तो H2O लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अगर स्पेसिफाई नहीं किया, अगर स्पेसिफाई कर दिया कि 100 से ऊपर है तापमान, तो क्या ले लोगे चुपचाप इसको, गैस, ठीक है। दूसरा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमेशा इनफाइनाइट होगी, इसकी अवेलेबिलिटी ताबड़तोड़ है अपने पास, कभी कभी नहीं आएगी, हमेशा एक्सेस में होगा, इसको क्या बोलेंगे, ऑलवेज एक्सेस, केमिस्ट्री की भाषा में तो मैथ्स होगी, ऑलवेज एक्सेस। कौन, O2, और कोई नहीं, सिर्फ O2, ठीक है। अच्छा, और चीज, O2 CO2 दुनिया भर की कुछ भी, कोई भी किसी के साथ रिएक्ट करे, जब तक वो खुद से नहीं बोल रहा N रिएक्ट कर रहा है, तब तक N को रिएक्टिव नहीं मानोगे। तो N2 इज इनर्ट टिल सेड, जब तक बोला ना जाए तब तक N2 रिएक्ट नहीं करेगी। N2 तभी रिएक्ट करेगी जब बोलेगा। रीजन क्या है इसका, क्योंकि N2 का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड N, और ये ट्रिपल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं, तोड़ना बहुत मुश्किल है, एनर्जी लगता है, ज्यादा एनर्जी लगता है बहुत, तो ये नहीं टूटेगा। जब वो बोल दे टूट रहा है तो मान लेना टूट रहा है, अगर उसने नहीं बोला टूट रहा है तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, इनर्ट की तरह बिहेव करेगा, कौन, N2। ये सारी बातें तुम्हें एज्यूम करके चलनी है, क्लियर है, ज्यादा कोई परेशानी। अब एक बार वॉल्यूम पे भी बात कर लेते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम के बहुत सारे मतलब होते हैं, वैसे तो चेंज इन वॉल्यूम का सिंपल फॉर्मूला V फाइनल माइनस V इनिशियल। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन या फिर कंप्रेशन, समझ पाए ना, इसका मतलब V फाइनल कम होगा, V इनिशियल ज्यादा रहा होगा, वॉल्यूम कंप्रेस हुआ होगा, सही है, घटा होगा। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो एक्सपेंशन, और अगर ये जीरो आ जाए तो नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, और मतलब निकाले जा सकते हैं इसके। कोई रिएक्शन हुई, उसमें वॉल्यूम कम पाया गया, कोई रिएक्शन उसमें वॉल्यूम कम पाया गया, इसका मतलब मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा रहे होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तभी तो कम हुआ वॉल्यूम, क्लियर है बात। अच्छा, ये मैं ऐसे आंख बंद करके कैसे लिख पाया, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए इस चीज के लिए, ऐसे कैसे लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स एकदम वॉल्यूम से मोल्स, हाँ, अरे कुछ नहीं है, सब बकवास है, सीधा सीधा, एवरी एवरी एलिमेंट इन रिएक्शन इज गैसियस, कुछ सॉलिड नहीं है। इफ एवरीथिंग इज गैस, इफ एवरीथिंग इज गैस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
n, और यही है सितारा बात, वरना न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। ट्रीट वॉल्यूम एज मोल्स, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो पी कांस्टेंट 1 बार स्टैंडर्ड कंडीशन है। अच्छा वॉल्यूम चेंज हो सकता है, गैस का है, बराबर एन चेंज हो सकता है। अच्छा आरटी फिक्स हो गए, तो क्या बचा, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बचा। और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जानते भी हो इसके बीच में फर्क क्या होता है, एन इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, ये सिर्फ गैस के लिए ही तो आता है, और ये जो लिखा हुआ है 22.4 यही तो कांस्टेंट है, तो लगाओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसीलिए जब सब कुछ गैस ही है और ये बना ही गैस के लिए, एनालिसिस भी गैस का है, तो ट्रीट वॉल्यूम एज मोल्स। हाँ हम्म, मैंने हमेशा बोला क्या, मैंने बोला अगर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसका तुम ये तात्पर्य मान सकते हो लेखक का, क्योंकि सवाल आएंगे ना, सवाल में वो ये नहीं लिखेगा भाई देख कैसे होगा, ये सवाल ले कर ले, वो तुम्हें खुद पहचानना होगा ना कैसे कर सकता है, तो उसी के थोड़े थोड़े पॉइंट्स बता रहा हूँ, है ना। हाँ जरूरी नहीं है, वॉल्यूम एक्सपेंड भी कर सकता है, वॉल्यूम, अरे तीनों कंडीशन है ना, ये मैं लिख देता हूँ। कैन बी, अब आएगा तुझे समझ में, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज जीरो। हाँ कॉन्ट्रैक्शन में तो हमेशा कमी हुई, ये पूछने की बात है, बताओ तुम, कोई कोई जस्टिफाइड मानता है इस बात को, पूछने वाली बात है कॉन्ट्रैक्शन में। अगर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इसका मतलब क्या है, फाइनल और इनिशियल। ये अगर मैं ना बताता पता नहीं लगती तुझे ये बात। इसीलिए चीटिंग करा रहे तो है, यहाँ लाके हाँ बुलवाए उनसे। इसका मतलब बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट कम होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बन गए होंगे, सही है। अच्छा और इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मोल्स बराबर रहे होंगे। तो मुझे एक बात समझ में आती है, इस डेल्टा वी का फॉर्मूला वॉल्यूम के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, मोल्स के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। मोल्स के फॉर्मेट में 22.4 का फैक्टर लगा देंगे, और मैं वो भी नहीं करूंगा, मुझे पता है 22.4 सब में आएगा, काटो सब में से। वॉल्यूम और मोल्स एक ही बात है, जब रेशो लेंगे तब वॉल्यूम और मोल्स में थोड़ा ना फर्क आएगा, ये तो स्टोइकोमेट्री से पढ़ाते हुए ला रहा हूँ, आती बात समझ, ठीक है। अच्छा डेल्टा वी का एक और फॉर्मूला है, अगर तुम्हें पता है कि कॉन्ट्रैक्शन ही हो रहा है, इफ नॉन, इफ कॉन्ट्रैक्शन, अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो डेल्टा वी का फॉर्मूला तुम ये वाला इस्तेमाल करोगे तो कई बार आसानी से आंसर आ जाएगा, वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड, या फिर मोल्स हटाओ, क्योंकि मोल्स को भी मैं किसकी तरह ट्रीट करूंगा, वॉल्यूम की तरह, तो ऐसा लिखो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड, कितना रिएक्टेंट यूज हुआ है उसका वॉल्यूम, माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में टोटल आता है, टोटल अभी बताऊंगा ये सब, जब तक वैल्यू लिखूंगा तब तक मजा नहीं आएगा तुम्हें जानने में। एक ये भी फॉर्मूला होता है, अगर मुझे पता है कॉन्ट्रैक्शन है तो मैं क्या लिखूंगा, कितने रिएक्टेंट यूज हुआ है उसका वॉल्यूम, और कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसका वॉल्यूम, दोनों को घटा दूंगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, इसमें कोई भी बात तुम्हें दिक्कत कर रही हो, आसान आसान सी बातें हैं सारी की सारी, ठीक है। बाद में भाई, जैसे पहले एग्जांपल ही लेता हूँ, छोटा सा इजी भी रहेगा, सब आता भी है वो, N2 प्लस H2 गिव्स NH2, तीनों ही गैस है। हाँ अब बैलेंसिंग कर ले, बैलेंसिंग करने पे यहाँ कितना आ जाएगा 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 3, NH3, हाँ NH3, तभी तो बैलेंस होगा, ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी। अच्छा ये तीनों गैस है अगर, तो पहले मैं बोलता हूं तुम्हें कि मान लो अगर इसका नेगेटिव आया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, या फिर मैं वो भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं तुम बताओ कंप्रेशन हुआ होगा या एक्सपेंशन हुआ होगा, ऐसे ही बताओ, कुछ नहीं दे रहा मैं, कैसे पता कंप्रेशन, हाँ यही समझाना चाह रहा था मैं तुम्हें। यहाँ गिनो टोटल मोल्स कितने हैं, एक इसका 3 इसका, तो टोटल 4 मोल है, यहाँ पे 2 इसके 2 मोल है, 4 से 2 मोल पे आया, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है प्रोडक्ट से, तो इसका मतलब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बताओ कोई दिक्कत। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो N2 3H2 ये 30 ml है, ये भी 30 ml है, 2NH3 कितना बनेगा वो देखते हैं, तो मुझे बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनेगा यहाँ, इसको डिवाइड करो इसके कोफिशिएंट से, इसको डिवाइड करो इसके कोफिशिएंट से, तो ये बनेगा LR, लिमिटिंग रिएजेंट ये बना, तो इसके तो 0 मोल बचने हैं, सारे के सारे इस्तेमाल होंगे, इसके 30 मोल से इसके कितने बन जाएंगे,
सॉरी 30 ml से कितना वॉल्यूम बनेगा उधर, 2/3 इंटू 30, तो कितना आ गया 20। अच्छा इसका कितना इस्तेमाल हो चुका होगा, 10 इस्तेमाल हो चुका होगा, 10 ml यूज, क्योंकि 3 के बदले 1 होता है यहाँ इस्तेमाल, तो 30 के बदले 10 ml इस्तेमाल होगा। अच्छा बचा कितना, 20 ml लेफ्ट। अब दोनों फॉर्मूले लगाते हैं वॉल्यूम के। पहले डेल्टा वी का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल बताओ कितना, 20। वी फाइनल कितना, 20। सोच लो 20 है क्या, प्लस 20, ये और ये दोनों ही तो बच रहे हैं। अब समझ आया, मैंने यहाँ पे लिखा था टोटल, प्रोडक्ट में हमेशा टोटल लिया जाता है, यहाँ भी प्रोडक्ट में क्या लिया जाएगा, टोटल। जो भी बचा है सब इकट्ठा कर लो। आया। अच्छा माइनस इनिशियली कितना था, 30 और 30, 20, 20 और टोटल कितना था 60। ये कैसे पता 60, इन दोनों से। कोई परेशानी नहीं यार, समझ, ये दिख रहा है, बचा है ना, रिएक्शन के बाद बचा, ये खत्म हो गया, रिएक्शन होगी उसके बाद नहीं होगी ना, तो बचा हुआ है ना। हाँ यहाँ बताओ, आगे बोलो, -20। कोई परेशानी। इसे एक बात बताइए, और तुम दोनों ने भाई साहब जो ये उसको देखे वो उसको देखे, कर ही क्यों रहे थे। किस किस को लगता है पिटना चाहिए किधर सबसे बड़ी दुश्मन तो बता कौन है, तभी तो नहीं मार रहा, तभी तो नहीं मार रहा, वरना अब तक तो, और उनको पता है टाइम वेस्ट होगा क्लास का। भाईचारा नहीं है, अभी मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है इनका पेपर मैं दिलवा दूंगा, कॉलेज में एडमिशन बढ़िया, मेरी गारंटी है। अब बताओ, समय हमारे पास है खूब, इस समय में क्या किया जाए, क्या इसको पेला जाए, सब हाँ बोलेंगे। खैर -20, कोई परेशानी। तो इसका माइनस का मतलब क्या है, कंप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन। एक और तरीका था वॉल्यूम निकालने का, अगर मुझे पता है कि कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है, कैसे पता है, नंबर ऑफ मोल से, तो मुझे ये पता है कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट यूज। कितना रिएक्टेंट यूज हुआ है, देखो 30 ml तो यहाँ यूज हो गया, और 10 ml यहाँ यूज हो गया, रिएक्टेंट यूज इज 40, और प्रोडक्ट फॉर्म इज, इस बार ये मत ले लेना, इस बार प्रोडक्ट ये 20। कोई परेशानी। तो कितना आ गया, यहां प्लस का क्यों आया, हाँ क्योंकि ये है ही कॉन्ट्रैक्शन, ये फॉर्मूला कॉन्ट्रैक्शन के लिए ही होता है, तो प्लस ही आएगा ना जब कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है। जैसे, अरे हाँ कहा था, हाँ ये किसके लिए था, तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। कंफ्यूजन दूर, क्लियर है सारी बातें, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लिखो, PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2, क्या तीनों गैस हैं, तीनों गैस हैं। इधर बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितना, एक, इधर नंबर ऑफ मोल्स एक, इधर नंबर ऑफ मोल्स एक, टोटल प्रोडक्टिव मोल्स 2, इसका एक, तो एक्सपेंशन आएगा, तो डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा, डेल्टा वी पॉजिटिव और एक्सपेंशन। अगर मुझे ये निकालना हो एक्सपेंशन है कितना, तो कितना होगा 50 यूनिट्स। कैसे पता 50 यूनिट्स, इधर एक है तो उधर 2 है, इधर एक है तो उधर 2 है, और एक सी 2 बन रही है, ये 50 ml लेता तो उधर 100 ml आ जाता, ये अगर 30 ml लेता तो उधर 60 ml आ जाता, तो एक्सपेंशन हमेशा कितना आ रहा है, ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स। कोई परेशानी, पक्की बात। अच्छा एक और रिएक्शन देखो, H2 प्लस I2 दो हाई बना के भेज देता है, बताइए। तो इधर एक मोल, इधर एक मोल, उधर 2 मोल, तो रिएक्टेंट में कितने मोल है, 2, उधर भी कितने, प्रोडक्ट में कितने मोल है, 2, तो डेल्टा वी आया ही नहीं। हाँ भी देख, प्रूव कर दिया मैंने, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज जीरो। यहां तक सारी बातें समझ में आई है, पक्का। अब सवाल करते हैं कुछ। वो अपने से बात करता है, उसे कहना ही इसीलिए था, तू उसे बोल दे कि कुछ कुछ तो बोले मेरे से, बहुत देर होगी कोई मेरे से कुछ बात नहीं कर रहा, तो सफोकेशन लग जाती है उसे अगर कोई उससे 2 वर्ड ना बोले हर 2 मिनट बाद, है ना। क्या सवाल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बना नहीं दे रहा।
ये है तुम्हारे पास, ठीक है। 10 ml टोटल ना लेके काम करो, सुनो, 10 ml ईच लो। वो तो तुम करवाओगे अभी, वो सब तुम करवाओगे। उसने थ्योरी में बोल के लिखा ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन बोल रहा है, वो ओ भी नहीं बोल रहा। और बता, हाँ तुम O2 लिखोगे, तुम लिखोगे O2। अब ये अगर CO2 देगा, बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ भी, ठीक है। तो इधर 10 ml है, इधर 10 ml है। वॉल्यूम को किसी तरह ट्रीट करने वाले हम मॉल्स की तरह ट्रीट करेंगे। अगर ये 10 ml है, लिमिटिंग रिएजेंट बताओ कौन बनेगा यहाँ पे, यही बनेगा LR। तो इसके कितने बचने चाहिए, 0 ml। तो इसका कितना कंज्यूम होगा, 5 ml। और बचेगा कितना, अच्छा इधर इसके 10 से ये कितना बन सकता है, 10 ही तो बनेगा, कोई परेशानी, पक्का। तो 10 ml आ गया मेरा आंसर, 10 ml आ गया। अब मुझे डेल्टा वी भी निकालना था, इसका डेल्टा वी निकालो। या तो कितना बचा, 5, और है कितना, 15 माइनस, अभी मैंने कौन से वाले फॉर्मूले से करा है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो टोटल वी फाइनल कितना है, 10 ml ये और 5 ml ये बचा हुआ है। और इनिशियल कितना था, 10 और 10 20। तो क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, -5 आया। अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन वाला निकालता, दोनों फॉर्मूले में फर्क है, ये वीसी है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन निकालता तो क्या बोलता मैं, टोटल रिएक्टेंट यूज्ड। तो रिएक्टेंट में कितना कितना यूज हुआ है, 5 यहाँ से यूज हो गया, 10 यहाँ से यूज हो गया, टोटल कितना यूज हो गया, 5 15। यूज कितना हुआ, 15। आया कितना फाइनली, 10। तो कितना आया अभी भी 5, और प्लस का आना ही था ये। सही है, बात मजबूत है, ठीक है। अब 75% यील्ड है, बनाना कितना था, 10, बनाएगा कितना, 7.5। अरे 75 को ऐसे नहीं पढ़ सकते तुम, 0.75। तो 10 इंटू 0.75 इज 7.5। अच्छा, तो अगेन इस बार डेल्टा वी किसके बराबर आ जाएगा, 15 माइनस 7.5, क्योंकि यूज तो अभी भी 15 ही हुआ है, बट बना कितना है अब, 7.5। तो कितना आ जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये एक्सपेंशन है। फॉर्मूला किसका लगाया मैंने, कॉन्ट्रैक्शन का लगाया। तो इसका मतलब 7.5 ml कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा वॉल्यूम। क्लियर है, कोई परेशानी यहाँ तक, पक्का, ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड सवाल करते हैं, इजी इजी बहुत हो गया है ना, कुछ अच्छे सवाल, फिर तुम जी लेना अपनी जिंदगी। हाँ, रुक जा, चुपचाप यहाँ देखते रहो। 1 लीटर CO एंड CO2 लिया। 1 लीटर कौन कौन है, CO एंड CO2। इसको रेड हॉट चारकोल से प्रोसेस कराया गया, रेड हॉट चारकोल से प्रोसेस करवाया गया। तो इसका जो फाइनल वॉल्यूम आया वो 1.4 लीटर बन के आया, और ये टोटल दोनों मिला के कितने थे, 1 लीटर। तो हर एक का इंडिविजुअली वॉल्यूम कितना रहा होगा, हर एक का इंडिविजुअली वॉल्यूम कितना रहा होगा, ये मुझे क्या पता क्या बनाया, रेड हॉट चारकोल से पास करा दिया गया बस। अब सुनो, सवाल तो समझ आता है, ये तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हें एक रिएक्शन नहीं आती होगी। जब भी तुम रेड हॉट चारकोल से पास करवाओगे तो CO2 जब पास होगी इससे, तो C सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। जब उबलते उबलते, खैर चारकोल उबलता नहीं है, जब बिल्कुल भट्टी की तरह धधक रहा होगा वो, तो जब तुम उससे कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाओगे, जैसे तुमने देखा हो जब फूंक मारते हो तुम, तो एकदम से और ज्यादा आग लग जाती है, और एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है उस पर, क्यूबिकल्स पे, वो जो भी होते हैं चारकोल के। कभी करना, अगर कभी गरीबी में रहे हो तो, चूल्हे में फूकने से फूक मारते हैं तब भी ऐसे कुछ कुछ होता है ना। तो ये कार्बन सॉलिड की फॉर्म में जम जाता है, कार्बन सॉलिड की फॉर्म में जम जाता है। तो यहां से कार्बन हो गया, तो इसने क्या दिया होगा, CO ही तो दिया होगा। जब CO2 का कार्बन लपेट लिया उसने, CO दिया होगा। ये पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तेरे घर से फोन है, 7 बजे ही कर बात। तूने बताया घर में वैसे क्लास डिस्टर्ब होती है ऐसे करने से, कोई मतलब नहीं होना, ठीक है। ये रिएक्शन पता लग गई, क्या ये बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस नहीं है, बाद में करूंगा, अभी एक बार क्लास के बाद, है ना। बैलेंस करवाओ इसको, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ कितना है, 1, 2 करना पड़ेगा। कार्बन कितने हैं, 2, ऑलरेडी 2 हो गए, 2 CO हो गया, कोई परेशानी। हेलो, नमस्ते मैम, अभी आधे घंटे में। तो कोई नहीं है, यहाँ से 9 बजे चली जाएगी। नहीं, ये पढ़ा दूंगा और अपना काम कर लेंगे, इसको बुक दे दूंगा, बुक की कमी थोड़ी ना है मेरे पास।
ठीक है ठीक है ठीक है, वो जब भी होंगे कांटेक्ट कर लेंगे मेरे से, मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा उनके साथ। ओके। हाँ जी हाँ जी। हाँ देखो, ये बैलेंस हो चुकी है। अब इधर आ जाओ, मेरे पास दोनों के दोनों कितने हैं, 1 लीटर। तो उसमें से मान लो CO2 कितना है, x। तो CO कितना हो जाएगा, 1 - x। ये रिएक्शन हुई, अगर ये x था तो ये कितना हो जाएगा, समझ आया। तो ये जो CO है 2x तो यहां से मिला मुझे, 1 - x, सॉरी CO है CO2, हाँ 1 - x यहां से मिला। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा, 2x प्लस 1 - x को अगर ऐड कर दूंगा, तो क्या फाइनल वॉल्यूम नहीं आना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड तो कंज्यूम हो रही है, सी छोड़ दे रही है। कार्बन डाइऑक्साइड खुद क्या बना रही है, CO, और ऑलरेडी CO कितना था, 1 - x, और कार्बन डाइऑक्साइड ने कितना बना दिया, 2x। तो दोनों के ही जोड़ दिया मैंने, दोनों का ही x जोड़ दिया, x क्या है, वॉल्यूम है यहाँ। तो 2x प्लस 1 - x ही तो क्या बनेगा, 1.4 बनेगा। तो अब कर लो इसको सोल्व, 2x - x इज x, और एक उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर 0.4। बहुत ही आसान। तो ये 0.4 आ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी ओरिजिनली, 0.4 लीटर, और कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी थी ओरिजिनली, 0.6। हाँ हाँ, वॉल्यूम को मोल्स की तरह ट्रीट किया। हाँ, अच्छा एक बात बता, इसका टेम्परेचर कितना भी हो, टेम्परेचर कितना भी हो, ये गैस है, ये गैस है, जिसको टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ना था वो बन गया सॉलिड, आ गया प्रेसिपिटेशन में। ठीक है, अच्छा सवाल था, खराब नहीं था ये। आना चाहिए ऐसा कि सर गैस था बीच में सॉलिड फंसा पड़ा, आपने कैसे लगा दिया यहाँ? अरे वो सॉलिड मेरे काम का थोड़ी ना है। और वॉल्यूम भी सॉलिड का गिवन नहीं है, वॉल्यूम गैस का गिवन है, तो मैं सिर्फ किस पे ध्यान दूंगा, गैस पे। हाँ, बैठ गया वो। बिल्कुल। अच्छा, अब इसका यूरोमेट्री का एक और जादू होता है, असली जादू जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैंने तुम्हें बताया ना, इसमें चैम्बर्स लगे होते हैं, और वो जो पाइप्स जा रहे होते हैं छोटे छोटे, वो अलग अलग चैम्बर में अलग अलग रिएजेंट होते हैं। इन रिएजेंट का काम क्या होता है, इन रिएजेंट का काम होता है, ये अलग अलग रिएजेंट अलग अलग गैस एब्जॉर्ब करते हैं, और प्रोसेस का नाम होता है एडजॉर्प्शन। एक टर्म है एडजॉर्प्शन, ये आईआईटी के जो सवाल वगैरह आते हैं उसमें ये टर्म यूज करता है। एडजॉर्प्शन होता है जब तुम किसी भी मीडियम को या फिर किसी भी मीडियम से कोई गैस पास कराओगे, या फिर किसी भी रिएजेंट से कोई गैस पास कराओगे, तो गैस के मॉलिक्यूल या एटम या उनके कंपाउंड सरफेस पे चिपक जाएंगे किसी दूसरे मॉलिक्यूल के, है ना। तो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स का चिपक जाना, सरफेस पे मालिक्यूल का चिपक जाना, चिपक जाना इज एडजॉर्प्शन। और इसी को हम बोल देते हैं कि ये रिएजेंट है, इसने रिएजेंट, इस रिएजेंट ने गैस एब्जॉर्ब कर ली, रिएजेंट एब्जॉर्ब्ड स्पेसिफिक, रुक रुक रुक, स्पेसिफिक गैस। दोनों ही मतलब यही बताते हैं। ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन एक ही है। जब तुम क्वेश्चन करोगे, वैसे एक नहीं है, वैसे तो बहुत फर्क है इन दोनों में। जब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे चीजों को, तो प्रैक्टिकली बहुत फर्क आता है दोनों में। ऐसे नहीं कह रहा मैं प्रैक्टिकली दोनों एक ही बात है, प्रैक्टिकली हम पढ़ भी नहीं रहे। जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब इसका मतलब और इसका मतलब सेम पढ़ोगे, जब न्यूमेरिकल करोगे। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, होता ही है जैसे हाँ तू बता, तू कुछ कह रहा था। जरूरी नहीं है, अरे प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो पूरी पूरी केमिस्ट्री उसी प्रॉपर्टी से निकाल दूंगा क्या मैं? और भी तो बहुत सारी चीजें होती होंगी दुनिया में, है ना। अब सुनो, होता क्या है, जैसे मान लो कि अपने पास कोई भी गैस है, उसको मैंने पास कराया, ये कोई रिएजेंट है, रिएजेंट 1। ठीक है, ये गैस का मिक्सचर है, इसमें XYZ गैस है। ठीक है, तो इस रिएजेंट, ये रिएजेंट एब्जॉर्ब करता है, खास बात क्या है इसकी, एब्जॉर्ब गैस Y। मान लो ये टोटल 70 ml थी, कितनी ml थी, इसने 25 ml एब्जॉर्ब कर लिया, इसने 25 ml। तो मुझे बता सकते हो कौन सी गैस का वॉल्यूम पता लग चुका है तुम्हें, वाई। तो यहां से मुझे तुरंत पता लग गया वाई का वॉल्यूम 25 ml आ गया। ऐसे काम करती है यूरोमेट्री। ठीक है, फिर जो बची हुई गैस है, या फिर इसको बोलो कि नहीं, लेफ्ट नहीं, ये भी तो गैशियस मिक्सचर ही होगा जिसमें क्या क्या है, एक्स प्लस वाई, छोड़ो नाम रखा है। हाँ, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, और मैंने रिएजेंट 2 यूज किया, रिएजेंट 2 यूज किया। इसकी खास बात ये है, किसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ये मान लो एब्जॉर्ब कर लेता है एक्स को, और इसने एब्जॉर्ब करके
कितना एब्जॉर्ब कर लिया, मान लो इसने एब्जॉर्ब कर लिया 30 ml, तो अब बचा क्या मेरे पास, Z बचा बस। तो Z का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 25 ही आएगा या 15 आएगा, या तीनों के वॉल्यूम आ गए। इस तरीके से यूडोमेट्री काम करती है, और उस पर ये वॉल्यूम ग्रेजुएटेड होता है कि कौन कौन सा कितना कितना कम होता जा रहा है। ठीक है, ये समझ आया यूडोमेट्री करके रही है। अब कौन कौन सा रिएजेंट क्या क्या एब्जॉर्ब कर सकता है वो देखना, रिएजेंट या फिर सॉल्वेंट, इसका दूसरा नाम भी होता है सॉल्वेंट। यहां मैं सॉल्वेंट लिखूंगा और यहां लिखूंगा गैस एब्जॉर्ब, ठीक है, या फिर एडजॉर्प्शन, दोनों एक को ही बातें हैं। सबसे पहले अगर मैं लूं CuCl2, तो Cl2 तुम्हारा खा जाता है Co2O2, और क्या, और एक तो CO2 खा जाएगा, एक SO2, एक और गैस खाता है, रुको रुको रुको, Cl2 ये नहीं, KOH। ठीक है, और दूसरा दूसरा मान लो मैंने लिया कोई दूसरा ले लिया CuCl2, और CuCl2 तुम्हारा खा जाएगा O3, ये तो O3 खाएगा नहीं, O3 टर्पेंटाइन ऑयल खाएगा, O3 तो टर्पेंटाइन ऑयल खाता है, टर्पेंटाइन ऑयल। हाँ, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ एब्जॉर्प्शन कौन किसको एब्जॉर्ब करेगा। अगर उसने बोला KOH है और मैंने कोई सोल्यूशन लिया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या एब्जॉर्ब कर सकता है, CO2 SO2 Cl2 एब्जॉर्ब कर सकता है, और कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। टर्पेंटाइन ऑयल O3 यूज एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही अगर तुम लो H2O, तो H2O तुम्हारा NH3 और HCl खा जाता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है अगर ये गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हो तुम, और एक और है, एक होता है तुम्हारा एल्कलीन, हाँ अब वही वही आएगा, पैराग्लोल। ये एल्कलीन पैराग्लोल एक्चुअल में ये होता है, एल्कोहल का ताज, दिख रहा है वैसे ही। और ये एल्कलीन पैराग्लोल ये तुम्हारा खा जाता है O2, ठीक है, ये O2 पी जाता है पूरा का पूरा। अच्छा, और जितने भी तुम्हारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये तुम्हारे क्या क्या खा जाते हैं, जैसे एग्जांपल H2SO4, CaCl2, और तुम्हारा CuSO4, है ना, ये सब तुम्हारा वाटर वेपर पी जाते हैं, क्योंकि नाम ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वाटर वेपर कटक जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हें कुछ कुछ पता होनी चाहिए, यहाँ तक कोई परेशानी। अगर तुम्हें ये याद है तो तुम क्वेश्चन कर लोगे आराम से। तेरे क्या हुआ, पेट में दर्द हो गया एकदम, हाँ बोल, पहले खत्म करो क्लास भाई, ये पहले क्यों नहीं करते तुम, क्लास से पहले आके करा करो ये सब काम। ठीक है भाई, क्लास तुम्हारी है, बिगाड़ो, मुझे क्या है, बाद में मुझे बहुत बोलना, मैं तो जिम्मेदारी छोड़ता जाऊंगा तुम्हारे ऊपर से। अगली बारी से अगर तुम अपनी बोतल नहीं लाते हो तो मेरे से उम्मीद मत रखना मैं पानी दूंगा, अगर ऐसे परेशान करना है तो मैं, क्योंकि तुम नहीं सुधरने वाले हो, तुम्हारी उम्र बढ़ी नहीं रही है 2 साल से ऊपर भाई, सही बता रहा हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, तुमसे ज्यादा चिंता मुझे है, मुझे बताया कितना कम टाइम बचा है, तुम मजे में हो अभी भी। सितंबर क्या भाई साहब, एडवांस करना है इन्हें। देखो सवाल, वो पूरी बड़ी थ्योरी लिख रहा, कहानी है पूरी, उस कहानी की बजाय छोटे में बता रहा हूँ। मेरे पास 10 ml CO2, N2, और एक और गैस थी, कौन सी लिया उसने, CH4, CO2 N2 CH4, 10 ml, ये 3 गैस है मेरे पास, इनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्लास्ट करवा दिया गया, फोड़ दिया गया, एक्सप्लोडेड।
ऐसा करते ही क्या होगा, एक्सप्लोजन। इस एक्सप्लोजन में 6.5 वॉल्यूम, 6.5 मिली लीटर गायब हो जाता है वॉल्यूम। ठीक है, कुछ तो बचता है, मुझे नहीं पता क्या बचेगा। अब जो भी बचेगा उसको KOH से पास कराया। जैसे ही तुम इसको KOH से पास कराओगे तो KOH से पास कराने के बाद फिर से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आएगा, और वो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा तुम्हारा 7 ml का, और मुझे नहीं पता क्या बचेगा। ये तो रहा सवाल। अब इस सवाल में वो पूछ रहा है कि इस 10 ml में CO2, N2 और CH4 कितने कितने वॉल्यूम में रहे होंगे। क्या इसी को बोलते हैं एनालिसिस ऑफ गैस? किससे होगा? यूनिमेट्री से होगा। तो कैसे होगा उससे तो मुझे मतलब है नहीं, मुझे तो सवाल से मतलब है। तो सवाल में हम जो रूल्स पढ़े हैं वो लगाएंगे। आओ, ये जब तुम इसको, ये जो फाइनल प्रोडक्ट बचा है इसको KOH से पास कराओगे तो फर्दर 7 ml का कॉन्ट्रैक्शन हो रहेगा वॉल्यूम में। एक्सप्लोजन में 6.5 का आ चुका था। हाँ तो क्या दिक्कत है, होने दे, सामने देखा, पानी पी आराम से देख। तो पी क्यों नहीं रहा भाई साहब? रैप्टा मारूंगा, एक तो टाइम खराब करा ऊपर से, नखरे और जेलो फिर। अब CO2 इंटू CH4 तीन गैस है, इसको मैं मान लेता हूं XML, इसको मान लेता हूं YML। तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस X प्लस YML। क्या करेंगे हम, तीसरे वेरिएबल का जेड मानना हो जेड मान लो, तुम्हारी इच्छा है। और तुम ये भी बोल सकते हो कि ये ZML है। ठीक है, अब देखते हो ऑटो के साथ कौन कौन रिएक्ट करेगा। सवाल में उसने कहीं नहीं बोला इंटू रिएक्ट करेगा, तो मैं मान के चलूंगा इंटू रिएक्ट करेगा। नहीं, जब वो बोलेगा तभी रिएक्ट करेंगे। सवाल में तो उसने CO2 भी नहीं बोला रिएक्ट करेगा, बट मैं कराऊंगा, हाँ कराऊंगा। और ये CO2 की बजाय CO लो, तभी बनेगा सवाल। उसने CO भी नहीं बोला रिएक्ट करेगा, उसने CH4 भी नहीं बोला रिएक्ट करेगा, बट मैं कराऊंगा, हाँ कराऊंगा। क्यों? क्योंकि वो करते हैं। N2 नहीं करता ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, खुद से नहीं करेगा जब तक सवाल वाले नहीं बोलेगा। तो पहले लिखूंगा CO प्लस O2, क्या बनेगा, CO2। ठीक है, CO कितने ml बना, X। अब बैलेंसिंग करते हैं ताकि मुझे वॉल्यूम को मोल्स की तरह ट्रीट कर सकूं। ठीक है, आधा O2 आ जाएगा बस, और तो कुछ नहीं है बैलेंसिंग में। ये कितना हो जाएगा, X बाय 2 ml, और ये कोई परेशानी। अब N2 तो करेगा नहीं रिएक्ट, कुछ भी नहीं आएगा। फिर CH4, CH4 कितना बना मैंने, Z। ठीक है, कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन एटसेट्रा को O2 से रिएक्ट कराओगे तो CO2 पानी बनता है। बैलेंस करते हैं। O2 है, पहले तो ये देखो, कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 है, तो इसको कर दो। ऑक्सीजन इधर 4 हो गए तो यहाँ 4 कर दो, हो गया बैलेंस। अगर ये ZML है तो ये, अच्छा इसके ZML से, इसके एक से ये कितना बनता है, एक, तो ये भी कितना बनेगा, और ये 2 ZML। गलत, अबे जब नहीं बोला तो लिक्विड लेंगे, स्पेसिफाइड नहीं है सिचुएशन, तो कुछ नहीं होगा यहाँ। ये नहीं बताऊंगा मैं क्या है, क्योंकि पता ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिक्विड है और ये गैस है, और यहाँ सिर्फ कौन पहुंचेगा, गैस पहुंचेगा। यहाँ कौन पहुंचेगी, सिर्फ गैसेस। तो मेरे पास रिजल्टेंट गैस में क्या क्या आई देखो, और N2 जो रिएक्ट नहीं करी वो तो ऐसी कैसी बचेगी ना। तो यहाँ क्या क्या मिला मुझे, CO2 प्लस N2। बात समझ में आती है। अब मेरे पास ये जो CO2 है ये कितना है, अमाउंट कितना है इसका, देखो X प्लस Z, और ये रिएक्ट ही नहीं करा तो कितना बचा रहेगा, बताओ कोई दिक्कत। अब इसको KOH से पास कराया, KOH किसको घटक जाता है, CO2। तो अगर ये CO2 घटक गया तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ N2। तो इसका मतलब X प्लस Z क्या था। अब ML की लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं इक्वेशन सोल्व करने वाला हूं, जल्दी बोल। हाँ दे उसे, यहां देखूंगा ना मैंने, ये दो प्रोडक्ट बने, ये दो प्रोडक्ट बनने के बाद मेरा CO2 बना X प्लस Z। X प्लस Z में 7 कैसे लिखा मैंने, क्योंकि KOH सारा एब्जॉर्ब कर गया होगा, N2 बाहर भेज दी होगी। तो मुझे ये पता लगा यहाँ जो आदमी बैठा है वो एब्जॉर्ब हुआ है, और उसका वॉल्यूम कितना आया, तो इसका मतलब X प्लस वाई आता है, ये तो पता होगा ना। ऑब्वियसली एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल सोल्व नहीं कर पाऊंगा, दूसरी इक्वेशन लानी पड़ेगी। अब वो दूसरी इक्वेशन कहां से लाएंगे, जो इसका मरज था वो देखो, इसका मरज था यहाँ भी तो 6.5 ml का कॉन्ट्रेक्शन आया है, तो ये क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन। फॉर्मूला क्या होता है इस वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन का, टोटल रिएक्टेंट यूज्ड माइनस टोटल प्रोडक्ट फॉर्म्ड। सही बात है, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं। अब मुझे बताओ कितना रिएक्टेंट यूज हुआ है, रिएक्टेंट कितना यूज हुआ है, सुनना ध्यान से। क्या X प्लस X बाई 2, और यहाँ Z प्लस 2Z,
ये कि टोटल रिएक्टेंट यूज्ड है, तो लिख लो कितना आ गया 3/2x प्लस 3z। क्या टोटल रिएक्टेंट यूज्ड है? फिर टोटल प्रोडक्ट फॉर्म देख लो, क्या x और z ये टोटल प्रोडक्ट है, इसको घटाएंगे तो -x - z इज टोटल प्रोडक्ट फॉर्म। और ये जो आया तुम्हारा ये किसके बराबर है? 6.5 के। तो इक्वेशन तो वेरिएबल हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब नहीं पढ़ा था कैसे सोच पाते ये सब। अब 3/2x में से एक गया तो कितना बचा? आधा। और 3 में से एक गया, देख कर ले, ऐसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मैं करा रहा हूँ वो भी इतना ईजी है। यहाँ कितना बचा? 2z। एलसीएम लोगे तो 4z प्लस बस बस, क्योंकि x/2 लिखा हुआ था, 2z के साथ एलसीएम लिया, 4z आ गया, 2 को उधर भेज दो, कितना आ गया? 13। 6.5 × 2 इज 13। 6.5 × 2 12 कहां से हो रहे हैं तेरे? याद है, ध्यान तो मेरा ही रहता है, इन्हें करेक्ट करो, पढ़ा दूं। जबकि तुम्हें गलतियां ढूंढनी चाहिए, जो मैं करूंगा मिस्टेक कैलकुलेशन में। अब इन दोनों को घटा दो, x से x गया, 4 में से 1 गया 3, 3z बराबर 6, पहुंच ही नहीं पाए होंगे 2, तो z तो आ गया 2 ml, z आ गया 2 ml, तो x आ गया 5 ml। तो जो मैंने तीसरा माना था y वो किसके बराबर आ गया? 3 ml। y कहां से साथ था? 10 ml में से 10 ml में से CO कितना? 5 ml, N2 कितना? N2 3 ml और CH4 आ गया। अच्छा सवाल, ठीक है। एक और देखो, मेरे पास 1 मोल CH4 प्लस एयर है, CH4 प्लस एयर है, टोटल मिला के कितना है ये दोनों? 1 मोल। इसमें एयर खुद किस किस से मिलके बनी है? 80% N2 और 20% ये एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा, ये अपने केमिकल लैब की बात कर रहा है। तो वहां पे तो कुछ भी हो सकता है, जो बोलेगा वो मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 1 मोल ये है मेरे पास, और इसको हमने कम्बस करवाया ना करवाया, वही सोच रहा हूँ मैं। एक काम करते हैं ना, एक्सप्लोड करवाते हैं इसको, एक्सप्लोजन करवाते हैं इसका, है ना। और एक्सप्लोजन कब होगा? जब O2 दोगे इसे, ठीक है। हाँ, पर यहाँ वाला O2 एक्सेस में है, ये वाला O2 जो होगा एक्सेस में होगा, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, O2 एक्सेस में मत करो, जब O2 इसके पास ऑलरेडी है, अपने आप ही फटेगा वो, हवा में ही O2 है उसके, है ना। अच्छा, ये सब हो आने के बाद वो पूछ रहा है कि मुझे तो मोल फ्रैक्शन बता दो तुम, किस किस का, इनका, इन कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बता दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। हाँ, पहले 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 इनिशियल मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, पहले हाँ रिएक्शन लिखेंगे। सवाल तो क्लियर है ना? सबसे पहले तो देखो रिएक्शन भी, चलो पहले रिएक्शन लिख लो। CH4 है, R2 जुड़ेगा, CO2 प्लस H2O बनेगा, यहां दो यहां दो, कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है, ले भाई तो लिक्विड, ठीक है। अच्छा, अब ये समझते हैं कहने का चाह रहा है 1 मोल दोनों को मिला के है, तो 1 मोल में से CH4 तो बन गया x मोल, और एयर बन गई 1 माइनस x मोल। उसका 80% मतलब 0.8 कितना है? इसी नंबर का 0.8 कितना होगा? N2 के मोल्स। और 0.2 1 माइनस x कितना होगा? O2 मोल्स। अच्छा, ये सवाल भी कर नहीं पाओगे अगर इस अभी भी छोड़ दो तो भी मुश्किल हो जाएगा करना। अब सुनो ध्यान से, मुझे इतना पता है कि अगर इसका एक आदमी इस्तेमाल होता है, इसके 2 जाते हैं, दिखा? साफ साफ दिखा, ठीक है। इसका एक आदमी इस्तेमाल है तो इसके 2 आदमी जाते हैं। तो मुझे बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2? क्या मैं एक रेशियो लिखने जा रहा हूँ, और जब रेशियो लिख रहा हूँ तो स्टोमेटिक कोफिशिएंट के रेशियो भी क्या बताते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, एटसेट्रा। तो यहाँ पे भी मैं नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो लिख रहा हूँ, तो स्टोमेटिक कोफिशिएंट का रेशियो ही क्या बता देगा मुझे? मोल्स का रेशियो। क्या नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आ गया? और यही रेशियो कौन बराबर होता है? x CH4 डिवाइडेड बाय x O2। क्या मोल फ्रैक्शन भी आ जाएंगे यहाँ से? अच्छा, अब मुझे बताओ, ये जो 1/2 था, अब इस पे आते हैं दोबारा से। ये मोल्स का रेशियो है, किस किस के मोल्स का रेशियो है? CH4 और O2। ये रहे CH4 के मोल्स, ये रहे O2 के मोल्स, ठीक है। ये और ये कट गए, इधर बचा 1, वो भी पॉइंट के साथ, तो यहाँ आया 0.1,
माइनस पॉइंट एक्स बराबर एक्स, उधर जाके ये क्या हो जाएगा 1.1 एक्स, तो 1.1 एक्स बराबर में 0.1 पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, एक्स बराबर 1/11। अगर एक्स 1/11 आया तो ये कितना आ जाएगा? कभी भी अगर तुम्हें एक में से कोई भी चीज घटानी हो तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर घटा दिया करो, तो कितना आया 10/11। तो पॉइंट हटाओ, 10 से ये पॉइंट कट गया तो कितना बचा 2/, ये कितना 8/11। ये मैंने क्या निकाला है, ये क्या निकाला है, एक्स, एक्स क्या था मोल्स, और पूछा क्या था उसने, मोल फ्रैक्शन। मैंने क्या निकाला, मोल्स, पूछा क्या था। बट मैं कह रहा हूं यहाँ पे जो मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले वही मोल फ्रैक्शन है, क्या जस्टिफाई कर पाओगे इस बात को? मैंने यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकाले वही मोल फ्रैक्शन है, क्योंकि कभी भी कोई चीज टोटल पे अगर निकल रही है, कभी भी कोई चीज अगर टोटल पे निकल रही है तो मोल फ्रैक्शन ही है। समझना ध्यान से, 1 और 2 3 और 8 11, 11/11 1 मतलब से मोल फ्रैक्शन लिखे हुए हैं। आई बात समझ? बिल्कुल लगानी पड़ेगी गणित भाई, क्योंकि आई के तो चाहिए होगा ना पेपर को। अच्छा दूसरा, अगर तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हो तुम। मुझे बताओ अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इन दोनों को एयर बोलते हैं, है ना। ऐसे भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर, बोल सकते हैं ना। तो बताओ ये किसके बराबर है, 1/11, ये 2/11, ये 8/11, ये आया समझ। तो नीचे वाला तो 11/11 नहीं हो गया, तो बचा क्या 1/11। लो कैसी पकड़ लो बात, समझ आया, कोई परेशानी यहाँ तक क्लियर है सारी बात? ठीक है आखिरी सवाल करते हैं, उसके बाद तुम फारिग। हाइड्रोकार्बन है कोई, उसको एक्सप्लोर कराया, ठीक है। एक्सप्लोर कराने के बाद इसमें वॉल्यूम का डिक्रीमेंट आया, हाँ वॉल्यूम का डिक्रीमेंट आया 60 ml, वॉल्यूम का डिक्रीमेंट आया 60 ml। अच्छा फिर इसको KOH से पास कराया, जब KOH से पास कराया तो वॉल्यूम का डिक्रीमेंट आया 80 ml, ठीक है। हाँ अब पढ़ते ही पता लग रहा है ना CO, इसलिए लिखवाया वो चार्ट ताकि पढ़ते ही पता लग जाए। अच्छा तो तुम इसमें निकालो कि हाइड्रोकार्बन था कौन, था कौन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। आसान है तो निकाल दो, दो तरीके बताऊंगा। हाँ सी क्या बन ले, CXYZ, सिर्फ यही तक, ओ नहीं मानेंगे क्यों, क्योंकि वो तो ऑर्गेनिक में आएगा ना, ये हाइड्रोकार्बन है। अच्छा P+, ये मेथड 1 से करा रहा हूँ पहले मैं, है ना, क्योंकि मुझे पता है वही अप्रोच होगी तुम्हारी मेथड 1 वाली। यहाँ आएगा O2, जगह छोड़ देता हूँ थोड़ी सी और, मुझे पता है क्यों, पता लगेगा तुम्हें भी। अभी किससे पास कराया इसको, बाद में, पहले तो एक्सप्लोर कराया, अपने आप ही करेगा एक्सप्लोर, है ना। यहाँ क्या बनेगा CO2H2O। आप समझ रहे हैं, स्पेसिफाइड नहीं है कोई भी फिजिकल कंडीशन, तो ये बाकी सब ठीक है। अब सुनना, ये गैस होना वो बाद में पता लगेगा, तो सुनते रहना ध्यान से। इधर कार्बन कितना है तो इधर भी कितना होना चाहिए, करो, होना चाहिए ना। हाइड्रोजन कितना है Y, तो यहां भी कितना होना चाहिए Y, तो Y करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बट अब इधर ऑक्सीजन कितनी होगी, Y/2 प्लस 2x, Y/2 प्लस 2x, इधर ऑलरेडी ट्वाइस थी, ठीक है। तो यहां क्या लिखा जाएगा, यहां से कितना है Y/2 प्लस x का भी आधा यहां लिखा जाएगा, क्योंकि दो यहां है। जिसको समझ में आया ऐसे समझो कि यहां पे y था ना, तो यहां पे Y/2 क्यों करा, हाँ। तो तुमने यहां से कितना निकाला ऑक्सीजन, 2x प्लस Y/2, 2x प्लस Y/2, यहां 2 है तो किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो 2x प्लस Y/2 डिवाइडेड बाई 2 इज x प्लस Y/4, तो यहां लिखा जाएगा x प्लस Y/4। क्लियर है, मैं डायरेक्ट लिख देता परेशानी होती फिर भी। ये रिएक्शन हो गई, इस रिएक्शन में यहां कितने वॉल्यूम का डिक्रीमेंट आया, 60 ml घट गया। अब मुझे बताओ कैसे करोगे, मैंने इतना भी करवा दिया, और बताओ। हाँ 60 ml का, हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा इसमें एक और चीज ले लो, एक और चीज ले लो, ये मान लो 20 ml है हाइड्रोकार्बन टोटल, टोटल हाइड्रोकार्बन कितना है 20 ml। तो अब बताओ ये 20 ml है,
अगर ये 20 ml है तो इसके एक से ये कितना बनता है, तो कितना हो जाएगा 20x ml, सही है। इसके एक से ये कितना बनेगा 20 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 ml, क्योंकि मैंने वॉल्यूम को मोल्स की तरह ट्रीट कर लिया, ठीक है। अब मुझे बताया इस पूरे डब्बे को मैं किससे पास कराने वाला हूं, KOH। KOH कितना वॉल्यूम खा गया 80 ml खा गया, और कौन खाता है KOH, CO2, तो कितना ml CO2 खा गया ये, तो 20x ही तो 80 था, गंगाधरी तो शक्तिमान था, तो x बराबर, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहां पटक दो, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 4 प्लस वाई बाय 4। अब मैं लगाऊंगा डेल्टा वी सी, डेल्टा वी सी का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड इज इक्वल टू, सॉरी माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है कितना है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, लिख दो 60 बराबर कितना यूज हुआ है इतना प्लस इतना, ये तो यूज्ड हुए, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड माइनस फॉर्म कितना हुआ 20 या 80, भैया 80 फॉर्म हुआ है, 20x ही तो 80 है, ठीक है। निकाल लो इसको, हमें इसको इधर लाओ 140, इधर लाओ माइनस 20 120, 120 बटा 20 6, तो और 6 माइनस 4 2, 2 इंटू 4 8 वाई, मतलब लगभग 4 स्टेप खा गया हो, चलेगा, समझ तो आया ना, ठीक है। तो y बराबर 8 आ गया है, x बराबर 4 आ गया है, तो ये छुपा रुस्तम था कौन, C4H8। और मैंने तुम्हें ये एप्लीकेशन नहीं पढ़ाई थी इसकी, कि यूनोमेट्री से एक और काम क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाला जा सकता है, वही करा देखो तुम्हारे सामने, समझ आया, यहां तो कोई परेशानी। अच्छा, और रिएजेंट ऐसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रिएजेंट इस्तेमाल करते ही मुझे एक का वॉल्यूम पता लग जाता है तो बाकी को पता लग जाता है। अब किसका नाम, इसका नाम 4 के लिए क्या यूज करते हैं, और इसमें 8 है तो 2n प्लस 2 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एल्केन है तो ब्यूटेन या इन, क्यों, क्योंकि अगर ये 4 है तो यहाँ 10 होना चाहिए था, तो एल्केन बनता, अब क्या बना एल्कीन, तो क्या लिखा जाएगा इन, तो ब्यूट इन, है ना, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा तरीका देखो, मैं दूसरा तरीका करा के रहा हूं, उसका एक बहुत अच्छा रीजन है, समझना। पहले तो इसमें देखो, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है, अगर मान लो ये हाइड्रोकार्बन या फिर जो तुमने निकाला है CH, ये X ये Y, अगर मान लो इसमें यहां ऑक्सीजन होता, ऑर्गेनिक का भी तो पूछ सकता था, मैंने तो हाइड्रोकार्बन का पूछा है, ऑक्सीजन के साथ वो इसमें नाइट्रोजन भी जोड़ सकता था, वो इसमें क्लोरीन भी जोड़ सकता था, वो इसमें एक्स के नाम पे कुछ भी जोड़ सकता था, हेलोजन के नाम पे, है ना, तो कितनी सारी चीजें वो जोड़ सकता है। तो मान लो उसने कोई ऐसा कंपाउंड लिया, हो तो जाएगा पर बेटा जीवन खराब हो जाएगा, पता है क्यों, इसमें सोच जरा सी इक्वेशन में बैलेंस करने में क्या लगाना पड़ा हमें, जिस दिन ऑक्सीजन आ गया ना, जिस दिन ऑक्सीजन आ गया जेड हो रहा आएगा, और जिस दिन ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन आ जाएगा फिर एक और अल्फाबेट आएगा, 4 इक्वेशन चाहिए होंगी सोल्व करने के लिए। नहीं वो कंबशन करवाई थी पर समझ नहीं रहा तू अभी भी, यहां पे जब मैंने बैलेंसिंग करी तो मेरे पास कितने वेरिएबल बने, 2 वेरिएबल सोल्व करने में टाइम लगा, अगर ऑक्सीजन और आ जाता कितने वेरिएबल बनते, अगर नाइट्रोजन और आ जाता, अब बैलेंसिंग ही करता रहता पूरी जिंदगी, बोल देता कर रहा, मैं ड्रॉबैक बता रहा हूं इस तरीके की। अगर क्लोरीन, चल ठीक है नाइट्रोजन बाद में लिखना चाहिए था मुझे, ले क्योंकि है तो अड़ियल ही आदमी, क्लोरीन पहले लिख दिया, अब ये तो अटैच हो सकता है, Cl2 भी तो खा जाता है KOH, और क्लोरीन तो रिएक्टिव गैस है, तो अब 4 वेरिएबल, बैलेंसिंग ही करता रहिए, मैं नहीं करवाऊंगा उसकी बैलेंसिंग, उधर क्लोरीन का एक और कंपाउंड बनेगा, इधर अब 3 प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट में 3 एलिमेंट आएंगे, और यहाँ पे भी 3 एलिमेंट आएंगे, बैलेंसिंग ही करियो फिर जिंदगी में सिर्फ बैलेंसिंग कर पाएगा, जब बैलेंसिंग करेगा तब मरने का समय हो जाएगा, फिर सवाल कब करेगा। अब समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तात्पर्य समझ रहे हो जनाब, पक्का, ठीक है। तो इसका एक मेथड 2 भी है वो मेथड 2 ज्यादा सही क्यों है, क्योंकि वो POAC के नाम पे चलता है,
क्योंकि पीओएसी में मुझे बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती। अब ये क्लोरीन दे दे, कार्बन दे दे, 6 एलिमेंट दे दे, 8 एलिमेंट दे दे, यहाँ पे 4 में अलग सूख रहा था, वहां पे 8 में भी कर लोगे। पोच, हाँ पोल्यूशन हो, शाबाश, हद दिया। देखो सुन ले ध्यान से, चल तू पहले ही सुन ले वरना तेरे दिमाग ही हेट करेगा। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है, एटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है। अब पोच कैसे लगाएंगे सुनना ध्यान से। रिएक्शन हमारे पास तैयार है, पहले मसाले इकट्ठा करते हैं रिएक्शन का, जो जो हमें गिवन है। तो रिएक्शन हमारी, बैलेंसिंग तो करूंगा नहीं, पक्की बात है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा बिना जगह छोड़े O2, फिर बिना जगह छोड़े यहाँ लिखूंगा CO2, फिर यहाँ लिखूंगा H2O। खेल खत्म, कोई बैलेंसिंग नहीं कर रहा मैं, कहीं एक्स कहीं कुछ नहीं, यहाँ एक्स और वाई है बस, और कहीं नहीं है। मुझे बताओ ये 20 ml है, सही है। यहाँ कितना लपेटा गया है, कॉन्ट्रैक्शन कितना आया, 60 ml का। इसको मैंने मान लिया VmL, क्या मान लिया, V, नहीं पता तो V मान लिया। अच्छा, इसको KOH से पास करा दिया, जैसे KOH से पास कराया तो कितना एब्जॉर्ब हो गया, तो CO2 कितना आ गया, कोई परेशानी, पक्का, ठीक है। अब मैं ये V निकाल सकता हूँ। V कैसे निकालूंगा सुनना, मुझे पता है डेल्टा VC 60 है, और ये किसके बराबर होगा, V प्लस 20 माइनस 80, 8 उधर ले गए तो कितना आया 140, माइनस 20 120, तो V कितना आ गया 100। तो अब तो इसको हटा के लिख दूं 120 ml। इन तीनों के हिसाब से आप पीओसी लगाएंगे। पीओसी किस में लगाएंगे, एटॉमिक कंजर्वेशन में या वॉल्यूम में। जब मोल्स में लगा सकते हैं तो वॉल्यूम में भी तो लगा ही सकते हैं। तो मैं वॉल्यूम को किसकी तरह ट्रीट करने वाला हूँ, और मोल्स को किसकी तरह ट्रीट करने वाला हूँ, वॉल्यूम की तरह। अरे एटम भाई, एटम एक स्ट्रक्चर है। तो करना चालू करते हैं। पीओसी सबसे पहले किसके लिए लगा रहे हैं, कार्बन के लिए। कार्बन के लिए पीओसी कैसे लगेगी, X इंटू 20 ml। याद है कैसे लगाते हैं पीओसी, किसके बराबर होगा, और कहीं कार्बन है, यहाँ है कार्बन, बराबर होगा किसके, 1 इंटू 80 ml। तो X कितना आ गया यहाँ से, देखो कितनी जल्दी आ। अब किस पे लगाएंगे पीओसी, O पे, H पे लगा लो पहले, क्योंकि पहले H पढ़ा ना। तो H पे पीओसी लगाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, Y इंटू 20 ml, और तो कहीं नहीं है, इधर नहीं है, बराबर इधर है H, यहाँ है, तो कितना आ जाएगा ये H2O, मुझे पता ही नहीं कितना है भाई, ये तो लिक्विड है, ये थोड़ी ना पता है मुझे। हाँ, तो ये मुझे नहीं पता, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि वॉल्यूम मोल्स की तरह मोल्स वॉल्यूम, क्योंकि इसका वॉल्यूम नहीं होगा, इसके मोल्स होंगे। आई बात समझ, ये आ गया, इसे छोड़ो, ये पी बना रहने दो। अब मैं पीओसी लगाने जा रहा हूँ ऑक्सीजन पे, इस पे पीओसी लगाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू 120 ml, और तो कहीं O2 नहीं है, इधर नहीं है, बराबर इधर O2 यहाँ है, तो क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू 80 ml, प्लस यहाँ है ऑक्सीजन है 1 इंटू, लेकिन यहाँ लिखा जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि इसका मैं वॉल्यूम नहीं देख सकता, इसके मुझे क्या देखने पड़ेंगे, H2O के मोल्स देखने पड़ेंगे। लग गई पीओसी। अब यहाँ से NH2 हो जाएगा, सुनना ध्यान से, इसको उधर ले जाओ, तो ये माइनस में आएगा, 120 माइनस 80 करो, दो बाहर, 120 माइनस 80 40, 40 दूनी 80, तो फाइनल कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 80। इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, तो 2 इंटू 80 बटा 20, तो y कितना आ गया, डन। मजा आया, तो ऐसे निकाल लिया हमने हाइड्रोकार्बन, मुझे तो इसलिए मेथड 2 में, क्योंकि मैं पीओएसी लगा रहा हूं, अब मुझे बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, तो वो क्लोरीन जोड़ के दे दे, नाइट्रोजन जोड़ के दे दे, एक्स जोड़ के दे दे, ओ जोड़ के दे दे, मैं सब निकाल लूंगा और फटाफट निकाल लूंगा, ठीक है। यहाँ तो कोई परेशानी। अब तुम्हें खुली आजादी है कि मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसमें तुम क्या छोड़ने वाले हो, नॉर्मेलिटी, रिडॉक्स रिएक्शन, और वो होती भी नहीं, मोल रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर अलग होता है। कोई ऐसा पीवाई क्यों, वही ढूंढ रहा था मैं नेट में, जो मुझे मिल नहीं रहा अभी, इसीलिए भेज पाया, क्योंकि उसमें एक तो क्वेश्चन कब दे रहे हैं वो एक्चुअल में, जो देख मेरे पास जो हार्ड कॉपी पड़ी हुई है, उसमें जैसे 89 क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के, मोल कॉन्सेप्ट के 89 क्वेश्चन है उसमें, दिख रही हो, 47 इयर्स ऑफ जे एडवांस। 2025 वाले पेपर में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, जिस दिन सिलेबस खत्म हो जाएगा खुद देके देखना क्या स्कोर कर पा रहे हो 2025 वाले पेपर में, अभी मत देखना उसको, ठीक है, जो अभी हुआ था जून में। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि जिसमें पूरे कंप्लीट पीवाई क्यों हो, और मोल कॉन्सेप्ट के है, तो मोल कॉन्सेप्ट के ही हो, उसमें वो रिडॉक्स रिएक्शन ना घुसाए।
मिक्स है सब उसमें। हाँ उसमें सब मिक्स है। बता रहा है इसीलिए दे रहा है, बिना बताए कैसे दे देगा सवाल, वरना किताब ही फेल नहीं हो जाएगी वो। और किताब बुरी तो है नहीं, वो किताब बुरी तो है नहीं ना, राइटर की मेहनत लगी है लिखने में, पढ़ा लिखा होगा वो भी, तो पहले बताएगा तभी तो सवाल देगा। नाम तो नहीं पता खैर मेरे को, हर बुक का राइटर का नाम नहीं मेरे को, बॉयल्स वगैरह इन सब का पता है। क्योंकि भाई ये जो आसान तरीके हैं जो मैं तुम्हें केमिस्ट्री समझा रहा हूँ लॉजिकली बिना फॉर्म लेके, वो अंडरस्टैंडिंग वहीं से ही आती है। हाँ पढ़ी होगी, तो फिर एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे? हाँ पर एक्सप्लेन इस तरीके से करो ना कि बिल्कुल मुश्किल चीज भी आसान लगे। अरे देख, कोई भी अगर बुक लिख रहा है ना, तो बुक इसी मंशा से लिख रहा है ना कि एक तो कोई आदमी इसमें कमी निकाल सकता है, और ये कौन पढ़ने वाला है, एस्पिरेंट पढ़ने वाला है, तो कंप्लीट मटेरियल होना चाहिए उसके लिए, वो सेटिस्फाई होना चाहिए मेरी किताब से। वरना बनाएगा क्यों, ऐसी किताब बना दूं भाई साहब जो पब्लिशर है उसके घर में आग लग जाए, ऐसा तो कोई नहीं लिखता ना किताब, अच्छी इंटेंशन के साथ ही लिखी जाती है, तो किताब कोई भी खराब नहीं होती असलियत में। हाँ ये हो सकता है कि तुम्हारा लेवल अप हो गया, जैसे मान लिया मैं तुम्हें बोलूँ कि अच्छी वर्मा फिजिक्स ही कर लो, तो तुम्हारा अब स्पेशली तेरा नहीं करता अब मन, क्योंकि उसके सवाल आराम से हो जाते हैं, इनफैक्ट सिंगेज के भी हो जाते हैं तेरे। अब सिंगेज भी बढ़िया नहीं रही, फिजिक्स गैलेक्सी में तू थोड़ा बहुत अटकता है ना, अटकता है थोड़ा बहुत, वो भी जब मैं कह रहा हूँ जब मैं एडवांस कराऊंगा तो उसकी भी कमी नहीं बचेगी, फिर तो इरोडो में अटकेगा। तो क्यों बोलते हैं लोग इरोडो अच्छी है, क्योंकि वहां अटकते हैं सवाल करते हैं, फिर बोलते हैं क्रोटो उससे भी अच्छी है, क्यों, क्योंकि वहां इरोडो करने के बाद भी थोड़े बहुत अटकते हैं, क्योंकि इरोडो तो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट लेना सिखाती है अच्छे से, और क्रोटो कॉन्सेप्चुअल और एलिमेंट दोनों सिखाती है, फिर एक ऐसे लेना है जो प्रैक्टिकल अप्रोच भी सिखाती है, फिर वो उनसे भी अच्छी है। हाँ एस एल लेना, एल ई एन ए, ठीक है। हाँ हाँ भाई नाम है तो नाम है, क्या करे, क्योंकि क्योंकि सब बैठक के आसपास के ही है। और बता। अच्छा फिर हेलेन रेजनिक का प्रीमियम एडिशन जो आता है, जिसमें कोई एडेप्टेशन नहीं होती, विदाउट एडेप्टेशन, क्रेन वर्जन। हाँ फिर, हाँ फिर एक वो लियोंग वाली किताब बताई थी तुझे, वो उससे भी अच्छी है। तो किताब तो ऐसे अच्छी अच्छी से अच्छी अच्छी से अच्छी मिलती रहेंगी तुम्हें। अब तुम्हारे लिए जब तुम लियोंग पे चले जाओगे, उस मोमेंट तुम्हारे लिए आई रोड भी ऐसे रह जाएगी, कौन करता है, बेसिक किताब है। तो रेफरेंस और फ्रेम बदलने से बदला है ना किताब, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। लिखने वाले की तो दूसरी क्लास की जो एनसीईआरटी की आती है, उसने कौन सा गलत इंटेंशन से लिखी है बच्चा फेल हो जाए, उसने कुछ सिखाने के लिए तो लिखी है ना। तो किताब तो कोई भी खराब नहीं होती। बात वो नहीं किताब खराब है बढ़िया है, बात यह बहुत मुश्किल से मुश्किल लेवल आसान होना चाहिए तुम्हारे लिए। क्लास तो पूरी हो कब की,